जैसे आज का टॉपिक है मैंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट करा है और सेल नहीं आ रही है। क्या करूं मैं? कैन यू हेल्प? ये टॉपिक जो है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको मालूम ही होगा, काफी सारे लोग हैं जो पहले भी मेरे सेशंस अटेंड कर चुके हैं। तो मेरे जो टॉपिक्स हैं वो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। मैं कोई थियोरेटिकल टॉपिक्स नहीं बताता बनाता, ना ही मैं कोई फालतू की थियोरेटिकल बात करता हूँ जो सुनने में अच्छी लगती है मगर इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती है। तो मेरे पास जो है, लास्ट वीक बिजनेस ओनर एक आए और थोड़ा परेशान से थे। कहते हैं अब मेरे को हो गया है, एक आध साल हो गया स्टार्ट करे हुए। अब बिजनेस स्टार्ट कर रहा था ये सोच के कि सेल आ जाएगी, 2-3 महीने के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मगर अभी ऑलमोस्ट एक साल होने को आया है, चीज़ें बैठ नहीं रही हैं, ठीक सेल्स आ नहीं रही हैं। तो क्या आप में से कोई है जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करी हो पास्ट में, या करेंटली आप फेस कर रहे हो, या आपके नोन सर्कल में कोई ऐसे लोग हों आपके, आप जिनको चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि जो ग्रो करे, मगर कोई रीजन है किसी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस के अंदर? हो सकते हैं आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कजन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि वो ग्रो करें, आप उनके वेल विशर हैं, बट फॉर सम रीजन वो ग्रो नहीं कर पा रहे। 6 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, मगर वो मजेदारी वाली बात नहीं आ रही। जी कुणाल, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली हमने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया है, हम्म। जिसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है। वी आर स्टैग्नेंट। अच्छा, क्या बिजनेस है आपका, क्या प्रोडक्ट सर्विसेज है? सर हमारी एक क्रिएटिव एजेंसी है। हम्म। और तो कुछ बोलो, मेरे को क्या समझ में आएगा इससे? लाइक हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स अच्छा का। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब इसके अंदर आपका, जैसे आपने बोला सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, तो आपका वेबसाइट जो है, अगर एवरेज वेबसाइट आपका प्राइसिंग है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? अगर मान लीजिए कोई मेरे को एक अपना इंफॉर्मेशन बेस्ड वर्डप्रेस की साइट बनानी है जिसमें 7-8-10 पेज का कंटेंट होगा, तो जनरली आपका क्या प्राइसिंग स्ट्रक्चर होता है? सर जनरली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पेजेस, लाइक। और वो जाता है तकरीबन 35 to 40 के तक, ठीक है ठीक है ठीक। इंक्लूडिंग और एवरीथिंग। ठीक है। और एवरेज आपका जो है मंथली बिलिंग कितना होता है, जिसको आप बोलते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उसमें आपका मंथली बिलिंग लगभग कितना होता है? सर मंथली बिलिंग 2 से 2.5 तक होता है। नहीं, 2 से ढाई क्या, हजार, लाख? लाख लाख। अच्छा, 2 से ढाई लाख। आप ये कह रहे हैं मंथली बिलिंग आपका होता है। कि अगर कोई कहता है कि मेरे को सोशल मीडिया मैनेज करवाना है, मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पे काम करना है, तो आप कहते हैं कि हमारा जो फीस होएगा मंथली वो 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के बीच में वैरी करेगा? नहीं नहीं, वैसे नहीं। मतलब मैं मेरा टोटल बिलिंग इनवॉइस बोल रहा था, लाइक जो भी हमारे सात सात क्लाइंट्स हैं उनको मिला के। अच्छा अच्छा, नहीं, मेरे को इंडिविजुअल बताना है आपने कि अगर कोई आपके पास कंपनी आती है तो आपका फीस कितना होता है एक महीने का, जो आप उनको प्रपोज करते हैं कि आप, वो कई कहते हैं कि अब मेरे को सोशल मीडिया मैनेज करवाना है, तो सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मे बी कोई आपको पोस्ट वगैरह डालनी होती होंगी, कुछ तो भी करना होता होगा, तो अब आप उसकी फीस कितनी चार्ज करते हैं? आपका एवरेज फीस कितना होता है? सर एवरेज इज अराउंड 35 के। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, फीस तो आपकी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा हाँ। नहीं है, नॉर्मल मार्केट के अंदर इसी के आसपास का रेट है, फिर भी आपको बिजनेस क्यों नहीं मिल पा रहा? आपको यहाँ पर फोकस करना है, स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले आपको ये समझना है बात करनी किससे है। क्वेश्चन नंबर 1, बात करनी किससे है? तो आपके केस के अंदर आप किससे बात करना चाहेंगे? एक बिजनेस जो डिजिटल को अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है या कंटिन्यू करना चाहता है, और उसके पास पैसा है, वो अफोर्ड कर सकता है आपके सर्विसेज को। ये बात आपको ठीक लग रही है? अब आपका बिजनेस कहाँ पर लोकेटेड है कुणाल? पुणे में ही है। पुणे में ही है। आपको आज के सेशन के बारे में कैसे पता लगा? सर दीपेश सर के थ्रू मैं भी एनरोल हुआ हूँ 5 मंथ्स में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है यस। ठीक है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि ऐसा बिजनेस ओनर जो डिजिटल के ऊपर काम करना चाहते हैं, या स्टार्ट करना चाहते हैं, या कंटिन्यू करना चाहते हैं, सेकेंडली वो पुणे के आसपास में होगा। स्टार्टिंग के लिए वो बेटर रहेगा, मैनेज करने के लिए, मीटिंग्स के लिए। उसके बाद उसके पास पैसा होना चाहिए जो वो अफोर्ड कर सके।
अगर आपका टारगेट ऑडियंस ये है, तो पुणे के अंदर कितने बिजनेस ओनर्स हैं? आपके पास उनकी लिस्ट है? नहीं सर, ऐसे मतलब नहीं, गाइस, आर लिस्ट यू तो नहीं। लिस्निंग टू दिस कॉन्वर्सेशन? कैसे मैं कॉन्वर्सेशन को लीड कर रहा हूँ, ये सेम चीज जो है किसी भी और बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। अब अगर आपका मार्केटिंग का पहला क्वेश्चन है बात किससे करनी है, तो मैंने आपको बोला कि आपके पास बिजनेस ओनर की लिस्ट होनी चाहिए। अब आपने बोला लिस्ट नहीं है, तो मार्केटिंग के अंदर पहला क्वेश्चन ही आपका यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि लिस्ट बनेगी कैसे अगर नहीं है तो अब आपको ये देखना है कि व्यापारियों की एसोसिएशंस होती हैं, ओके, मार्केट्स की एसोसिएशंस होती हैं। जाओ और डायरेक्टरी खरीद लो उस एसोसिएशन की डायरेक्टरी जब आप खरीदोगे तो वहां पर उसमें 200 500 1000 2000 5000 आपको बिजनेसेस की लिस्ट मिल जाएगी। एक झटके में आपके पास डेटा आना शुरू हो गया। ये बात समझ में आई आपको? जी। अब लेट अस से आपने एसोसिएशन की डायरेक्टरी खरीद ली। कहाँ से मिलेगी? आपको गूगल के ऊपर ढूंढना है बिजनेस एसोसिएशंस इन पुणे, या बिजनेस एसोसिएशंस ऑफिसेज इन पुणे, या बिजनेस एसोसिएशंस इन मुंबई, इस तरीके से, या महाराष्ट्र, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। वो आपने ढूंढ लिया। आपने उनकी साइट के ऊपर गए और उनका देखा वहां पर कि क्या कोई एसोसिएशन की डायरेक्टरी है। अगर डायरेक्टरी है तो आपने वो डायरेक्टरी ले ली, खरीद ली। आपने डायरेक्टरी खरीद ली, आपके पास जो लिस्ट आ गई नंबर्स की। अब उसके अंदर हम शायद शुरू में प्रेफर करेंगे कि पुणे के अंदर हो, ताकि अगर इन केस शुरू शुरू में अगर हमारे को कुछ बिजनेसेस से मिलने जाना पड़ता है तो पुणे के अंदर होगा तो मिल के आना आसान होगा। तो मैं ये बोल रहा था कि एक बार ही पुणे से हमारा सिस्टम सेट हो जाता है, हमारे पास 2 4 5 10 क्लाइंट्स आने लग जाते हैं, फिर उसके बाद हम ज्योग्राफिक रेस्ट्रिक्शन हटा देंगे। देन वी कैन टेक आवर बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू आउटसाइड पुणे, मे बी महाराष्ट्र के अंदर हम कर सकते हैं। देन मे बी आउटसाइड महाराष्ट्र तो हम नेबरिंग स्टेट्स के अंदर कर सकते हैं। एंड देन पैन इंडिया के बाद जो हम उसको बाहर भी ले जा सकते हैं। बट जितना कि आप हैंडल कर सको, जितना लोड आपकी टीम आपकी मैनेज कर सके, इजीली हैंडल कर सके। सो पहला क्वेश्चन है बात करनी किससे है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी बात उन तक, या आपका मैसेज उन तक, या वो आप तक पहुंचेंगे कैसे। ये बात समझ में आई? हाँ। आपकी बात उन तक पहुंचेगी कैसे? अब आपने उनके मोबाइल नंबर्स निकाल लिए, ईमेल एड्रेसेस निकाल लिए, तो स्ट्रेट अवे हम यहाँ पर समझेंगे कि आपका मैसेज पहुंचाने का जरिया रहेगा मोबाइल फोन एंड ईमेल एड्रेस। मोबाइल फोन से आपका किस किस तरीके से अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं? कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद फेसबुक और कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज भी हैं, बट अभी मैं सिंपलर रख रहा हूं। मैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इसका मतलब कि आपका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है इन लोगों से, आपका मैसेज वहां तक पहुंच सकता है। अब अगर आपके मैसेज में दम है तो सम ऑफ दीज पीपल वुड स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। ये बात गॉट इट समझ में सर। आ रही है? जी सर। ओके। अब जब आपको ये बात समझ में आ रही है, तो जब आप अगर मान लीजिए आपने 2000 लोगों का डेटा निकाला, 4000 लोगों का डेटा निकाला, 10,000 लोगों का डेटा निकाला, जब आपने यहाँ से मैसेज भेजा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कूद के सारे 10 के 10,000 आपसे एकदम से बात करना शुरू कर देंगे। ऐसा तो नहीं होगा। कितने लोग बात करेंगे? 1 से लेकर 3% या 2 से लेकर 5% के बीच में आपका रिस्पॉन्स रेट आएगा। अब आपने राइट। लेटर से 2000 लोगों के ऊपर आपने ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी, ठीक है। 2000 का 1% कितना होगा? 20, 5% होगा 100। ओके। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 20 से लेकर 100 90 100 के आसपास तक, 90 100 के आसपास तक आपका जो है रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब रिस्पॉन्स जो आएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चेक लेके खड़े होंगे या बोलेंगे फटाफट मेरे को आरटीजीएस नंबर दे दो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। अभी उनसे बातचीत स्टार्ट होगी। अब जब बातचीत स्टार्ट होगी तो अब वो आपसे पूछेंगे हाँ भाई क्या करके दोगे। फिर वो पूछेंगे कि अच्छा कितना पैसा लोगे। फिर वो बोलेंगे यार आपका तो बड़ा महंगा है, ये तो सेम चीज जो आप 30,000 की दे रहे हो मेरे सामने 20,000 की, 22,000 की, 25,000 की दे रहे हैं। तो फिर आपको इसके अंदर करना होगा जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको ये डिफाइन करना होगा, बताना होगा कि आप उससे 30,000 रुपये क्यों चार्ज कर रहे हो, 22,000 में उसको क्या नहीं मिलेगा जो 30,000 में 35,000 में मिलेगा। या फिर अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का, तो आप या तो उसको छोड़ दोगे, जाने दोगे, या आप कहोगे सर ठीक है चलो मैं 22,000 में कर देता हूँ। ओके सर। आपके पास ऑर्डर आ गया। राइट। ठीक है ना? ऑर्डर आ गया। अब नेक्स्ट होएगा
कि अब आपके पास ऑर्डर आ गया तो आपको उसको कंटिन्यू कैसे करना है। अगर आपने हर महीने 20,000 पे, 25,000 पे, 30,000 पे लेना शुरू कर दिया, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जिससे आपने बिजनेस उठाया उसको लगे यार मेरे तो लाख रुपया लग गया, 1.5 लाख रुपया लग गया, 2 लाख रुपया लग गया, रिजल्ट क्या आया। अगर आपके पास उसको दिखाने के लिए रिजल्ट नहीं है कि सर देखो मेरी वजह से इतनी लीड्स आई, इसकी वजह से आपके पास इतना बिजनेस आया, अगर आपके पास ये दिखाने, बताने, सुनाने के लिए नहीं है तो ये भाई साहब बात कुछ समझ में नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, तो ऐसा करते हैं हम कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे, अभी होल्ड करना चाहेंगे इसको। तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो छोड़ देगा आपको। कभी एक्सपीरियंस करा है आपने ऐसा कुछ? जी सर, हुआ है। देखो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया और आपने कहा हाँ ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, यही का यही सेम चीज होता है। सो ये कॉन्वर्सेशन से बाकी सब लोगों को समझ में आया कि क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं हमारे लिए। एनीबडी एल्स हु इज काइंड ऑफ ए स्टार्टअप, और भी कोई है जिनको इस तरीके का चैलेंज आ रहा हो जिनका बिजनेस हो? Yes, sir. Good morning. This is Avni. I have a clothing brand called August by वीडियो Avni. वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी बताइए। Hello, Manoj sir. हेलो So जी। this is a small brand called August by Avni, which I started about 8 to 9 months back. ओके। So it was a very small venture initially, जहाँ मैंने 2 यूनिट्स आउटसोर्स किए थे, एक एम्ब्रॉयडरी का और एक स्टिचिंग का। हम्म। एंड मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, खुद एक जगह से एम्ब्रॉयडरी होती है, दूसरी जगह स्टिचिंग होती है। इन हम्म। स्टार्टेड विद दीज स्मॉल फेस्टिव एग्जीबिशंस, अशोका में लगा ली, पंजाब सेक्टर किया। एंड कितना पैसा लगा? एग्जीबिशंस में हम्म। सब डिपेंड करता है। अगर हम अशोका की जलसा वगैरह लगाते हैं तो हम अप्रोक्स अप्रोक्स 60,000 का स्टॉल लेते हैं। जो कि 2 दिन का होता है? एक दिन का होता है। 1 दिन का होता है? हाँ, सो ओके। बेसिकली अगर बाहर हम जा रहे हैं तो वही स्टॉल 40,000 का हो जाता है, पर 20-25 हजार रुपए वही हमारा होटल, फ्लाइट टिकट्स या कोरियर या ट्रेन टिकट्स हो जाती हैं। तो हम बेसिकली एक एग्जीबिशन लगाने का खर्चा 1 लाख रुपए आता है। अब आपको ना क्या समझना है कि अगर 1 लाख रुपया आता है तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपके केस में प्रोडक्ट होगा, किसी केस में सर्विस भी हो सकता है, जैसे आपसे पहले जिससे मैं बात करता हूँ सर्विस के केस में थे। तो आपको ये देखना है कि आपको कितने रुपए का माल, प्रोडक्ट या सर्विस बेचना पड़ेगा ताकि उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए हो जाए। तो अब राइट। लेट अस से फॉर एग्जांपल आपका जो अपैरल्स का बिजनेस है उसमें आपका एवरेज प्राइस पॉइंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? स्टार्टिंग रेंज मेरी 4500 से होती है एंड 16-17 हजार तक का गारमेंट होता है। ओके, सो 4500 से 15,000, 17,000 तक का होता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका एवरेज बिलिंग जो होता होगा वो 8-9 हजार के आसपास होता होगा। जी। अब अगर 8,000 रुपये का एवरेज बिलिंग है तो आपका नेट प्रॉफिट सारे खर्चे काटने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचता है उसके अंदर, कितने परसेंटेज होता है? इनिशियल लेवल पे जब एग्जीबिशन शुरू की थी, स्पेशली अगर हम दिवाली टारगेट करते हैं या करवा चौथ टारगेट करते थे, तो वी यूज टू अर्न, एक एग्जीबिशन में हम 1.5-2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमा लेते थे। बट जो अब राउंड द ईयर एग्जीबिशंस लग रही हैं ऑलमोस्ट एवरी डे, अब क्या हो रहा है कि नाउ अब कई बारी हम जितना हमने खर्चा किया है उतना ही लेकर वापस आ रहे थे। So that was the reason I stopped putting exhibitions and I started tying up with stores. हम्म, So बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मुझे 30%, 35% कट लेकर मेरे कपड़ों को एक शेल्फ के लिए अहमदाबाद, रायपुर ऐसे एरियाज हैं जहाँ ओगान जैसे मल्टी ब्रांड स्टोर्स आप हैं। मेरे को ना, अभी मेरे को ये नहीं समझ में आया कि अगर आपका 8,000 रुपये का एवरेज बिलिंग होता है तो उसमें नेट प्रॉफिट आपका कितना होता है? मेरा कितना आता है? हम्म। अगर 8,000 का प्रोडक्ट है सर, तो उसमें से 4,000 मेरे हैं। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि अगर आपका 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है तो आपको जो है 4,000 रुपये मिलेंगे एक ऑर्डर के ऊपर। जी। तो आपको 25 ऑर्डर चाहिए ताकि आपका ब्रेक इवन हो जाए जी। उस एक दिन के अंदर। अगर वो एक दिन की एग्जीबिशन है, 2 दिन के अंदर अगर 2 दिन की एग्जीबिशन है, स्वयं से। अब आपने कहा कि मैं स्टोर्स के पास जा रही हूँ, 35% वो ले रहे हैं, जी। तो क्या ये 50% में से 35% लेस हो जाएगा तो 15% बचेगा आपका प्रॉफिट? जी। अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्या इसमें रिटर्न्स या डैमेजेस या कुछ और टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब उसमें आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि आपने वहाँ पर भेज दिया, क्या इसमें आपका क्रेडिट इन्वॉल्व होता है, क्या आपको उनको उधार देना पड़ता है?
फिर उसको आपको देखना पड़ेगा कि आपने उधार पर भी दे दिया और 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद उन्होंने बोला कि ये माल बेचा नहीं है, आप ये वापस उठा लो, और पेमेंट भी आपकी टूट टूट के आ रही है, ये पेमेंट आ ही नहीं रही है, या उन्होंने बोला कि ये माल उठा लो, तब तक आपका फेज आउट हो जाएगा सीजन, तो ये कपड़े अब आपके बिक नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम आती है लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आएगी कि नहीं आएगी, आती है लोगों को। आपने ऐसा कुछ फेस तो नहीं करा वैसे अभी तक? नहीं सर, अभी सैंपल्स सिर्फ जाते हैं, जो ऑर्डर उनको वो बुक करते हैं, वो हमसे फोन करके पूछ लेते हैं कि हम ऑन शेल्फ वाला बेच दें या आप बना के भेजोगे। सो हमारा उनके ठीक साथ है। एक 15 डेज का, सर इट्स अ वेरी न्यू वो मैं आपको ये बता रही थी कि ये एग्जीबिशन। स्केलेबल नहीं है मॉडल इस तरीके से ना, कि आप एक एक करके उनसे ऑर्डर बुक करोगे, एक एक करके भेजोगे, तो ये मॉडल स्केलेबल नहीं रहेगा आपके लिए। जी अगर मान लीजिए महीने में 2 बेचती है, तो वो बेसिकली 15,000 का आपकी सेल आ गई, 10,000 की सेल आ गई, 50,000 की सेल आ गई। ना तो आपका इंटरेस्ट है कि महीने के अंदर मैं 1 या 2 पीस बेचूं या 2-4 हजार का प्रॉफिट कमाऊं, ना ही जिस स्टोर से आप कनेक्ट कर रहे हो उनका है। जी सर, तो मैंने एक आउटसोर्स करी कंपनी, उनसे मैंने अपनी वेबसाइट बनवाई और अपनी वेबसाइट चालू करी। तो इनिशियली जब मैंने शुरू की थी अक्टूबर में लास्ट ईयर, तो बहुत अच्छा फ्लो शुरू हुआ, ऑर्डर्स अच्छे शुरू हुए। बट दिसंबर आते आते सारा सिस्टम क्रैश कर गया। आई मीन जनवरी फेब ऐसे महीने थे व्हेन देयर वाज नो ऑनलाइन ऑर्डर। हाँ। तो अब जैसे अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है दिवाली होती है, फेस्टिवल्स होते हैं, तो इंडिया के अंदर अपैरल्स का पीक होता है उस टाइम के ऊपर, गिफ्टिंग का पीक होता है उस टाइम के ऊपर। तो उसके बाद दिसंबर तक आते आते, क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आते आते जो है ना, सारे फेस्टिवल्स खत्म हो जाते हैं। तो क्या ये रीजन हो सकता है या कोई और रीजन हो सकता है? तो अभी हम रीजनिंग के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारी स्ट्रेटजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी है क्या, इज क्रिएटिंग ए वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट योर स्ट्रेटजी? और इसके अलावा अगर ये स्ट्रेटजी अगर आपकी नहीं है, तो और क्या स्ट्रेटजी है? तो स्ट्रेटजी के अंदर जो है, सबसे पहला क्वेश्चन होगा मार्केटिंग के अंदर, हमारे को बात करनी किससे है, या फिर हमारे को अपना मैसेज है, हमारे को अपनी एड दिखानी किसको है। सेकंड, कि अगर मेरे को मालूम है इन लोगों को दिखानी है, तो आपकी एड या आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा कैसे? दैट मीन्स प्लेटफॉर्म या मीडियम जिसकी वजह से आपका मैसेज या आपका एड जो है वहां तक पहुंचेगा। अब आपका मैसेज भी पहुंच गया, अब हम ऐसा क्या करें, क्योंकि जैसे आपका अपना स्टोर है या आपका अपना ब्रांड कलेक्शन है, ऐसे लाखों करोड़ों और ब्रांड्स होंगे, लाखों करोड़ों और आउटलेट्स होंगे, जो वो भी अपना अपना माल बेचने की कोशिश के अंदर है, सेम उसी पर्सन को जिसको आप बेचना चाहते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप ऐसा क्या मैसेज या कैसा ऐसे आप उनको ऐसा कुछ इंप्रेशन दे सकते हैं जहां पर उनको लगे कि मेरे को एक बारी देख लेना चाहिए, लेट मी जस्ट एक्सप्लोर। अब यहाँ पर कई स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, हो सकता है आपका डिजाइन इतना अमेजिंग हो सकता है आपकी प्राइसिंग इतनी अमेजिंग हो सकता है आपने ऑफर कोई ऐसा लॉन्च करा हो, ऐसे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको लगता है कि यार मैं एक बारी चेक कर लेती हूँ, मैं एक बारी चेक कर लेता हूँ मैं, दिस इज लुकिंग अमेजिंग। हो सकता है कि जो मॉडल आपने यूज करी है, जो अपैरल आपने डिजाइन करा है, वो पहन के वही इतनी सुंदर होगी, उसके ऊपर ही लोग क्लिक करके आ जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। सो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये तीनों चारों या ऐसा ही कोई रीजन जिसकी वजह से एक बारी उसकी इच्छा हो कि मैं देख लूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो कलेक्शन है, उसमें आपने बोला 4,500 से लेकर 15, 17, 20 हजार तक की कलेक्शन है। आपने वहां पर एक सूट दिखाया या वहां पर आपने जो भी आपका प्रोडक्ट है वो दिखाया, और वहां पर आपने लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम 4,500 रुपीज। जी और उसको लगा वाओ, ये इतना अमेजिंग सूट जस्ट 4,500 के अंदर मिल रहा है, लेट मी जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। वहां पर आया तो उसमें आपने देखा कि वहां पे आपके जो 50, 100, 200, 500 आपके डिजाइन हैं वो सारे लगे हुए हैं, तो उसमें 4,500 वाले भी हैं, 5,000 वाले भी हैं, 10,000 वाले भी हैं, 15,000 वाले भी हैं, 20,000 वाले भी हैं। तो एक बारी वो आ गई आपके पास या आ गया पर्सन वो आपके पास, देन शी वुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। उसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट में ठीक से जान है, दम है, आपके पास प्राइसिंग आपकी ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर हैगलिंग तो हो नहीं सकती कि आप उसको बोल रहे हैं कि जी नहीं नहीं इसका रीजन ये है, उसका रीजन वो है, ऐसा है, एक्सप्लेनेशन तो कुछ दिया नहीं जा सकता। अगर उसके बाद उसको लगता है कि मेरे को ये अच्छी डील मिल रही है, और आपके केस में एक बहुत यूनिक चीज होगी क्योंकि आप कस्टम क्रिएशन करवा रहे हैं, जो चीज आपके पास है वो पूरी दुनिया में किसी के पास है ही नहीं, इस चीज का जी आपको एडवांटेज उठाना है। अब ये क्यों ऐसा होता है कि आपके पास सेल आई और सेल चली गई?
इसका क्या ये मतलब हो सकता है कि शायद वो अवनी नाम के किसी डिजाइनर को जानते ही नहीं थे? हम्म। अब अगर हम अवनी नाम के डिजाइनर को इस तरीके से प्रमोट करना शुरू करें, इस तरीके से मैसेज स्प्रेड करना शुरू करें, अरे तू अवनी को नहीं जानती, जैसे है ना पीएस को नहीं जानता, या फिर आई एम वेयरिंग अवनीस, ओके। अगर इस तरीके का हम इंप्रेशन क्रिएट करना शुरू करें, जिसकी हम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, जिसमें आपको इस चीज को कैसे प्रोजेक्ट करना है, कैसे प्रमोट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा कैसे। अगर आप डिजाइनर हैं तो आपको मालूम है कि डिजाइनर्स के लिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला जो आपका प्रोडक्ट लेकर के पहन रहा है उसकी बॉडी के ऊपर बेस्ट फिट आए, एंड ही और शी लुक्स द बेस्ट व्हेन ही इज वेयरिंग योर डिजाइंड प्रोडक्ट, ओके। तो इसके अंदर आपको बिफोर आफ्टर के ऊपर काम करना चाहिए कि बिफोर वो कैसे दिखते थे, आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली पहनने के बाद में वो कैसे दिखते हैं। अब आपको इसके ऊपर बात करनी है कि आपके प्रोडक्ट कपड़ों के साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं जो वेल कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, किस तरीके से इसको देखना है। तो पर्सन की हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, कर्व्स उसकी बॉडी में कहाँ कहाँ पर है, उसके बाद आपने देखना है उसका कॉम्प्लेक्शन कितना है, उसके बाद आपने देखना है कि उसका हेयर डू या हेयर स्टाइल क्या है, उसके बाद आपने देखना है किसी स्पेसिफिक ओकेजन के लिए है, तो उसके बाद देखना है कि ओकेजन जो वो दिन की ओकेजन है, शाम की ओकेजन है, रात की ओकेजन है, उसके बाद देखना है कि कैजुअल है, ऑफिशियल है, या फिर फैमिली ओकेजन है। उसके बाद आपने देखना है कि उसका मेकअप किस स्टाइल का होगा, उसके बाद आपने देखना है कि फुटवेयर क्या होगा। जब ये सारे फैक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ में वेल कोऑर्डिनेटेड होंगे, द पर्सन वुड लुक एट हिज और हर बेस्ट ऑन दैट वेरी ओकेजन व्हेन ही वियर्स योर डिजाइन प्रोडक्ट। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? यस इट इज। तो आपको जो है ना इन चीजों के ऊपर बात करनी है, सो दैट उनको लगे कि यार वाओ, अवनी इज अ ग्रेट डिजाइनर एंड हर एडवाइस वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन एंड इट रियली वर्क फॉर मी। पहले ये किसी एक जने के लिए काम करेगी, फिर धीरे धीरे जैसे आपका मैसेज स्प्रेड होगा फिर 10 जनों के लिए काम करेगी, फिर और जैसे मैसेज स्प्रेड होगा वो 100 जनों के लिए काम करेगी, फिर और मैसेज स्प्रेड होगा वो 1000 10,000 एंड नंबर आपका ग्रो करता रहेगा। उसी तरीके से आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा। राइट। अब जब उनको लगेगा कि अवनी इज a ग्रेट डिजाइनर, हर प्रोडक्ट्स आर गुड, हर एडवाइस इज अमेजिंग, अब how can they get a piece of Avni? They can go to your e-commerce website, click the product, add to cart, whatever they feel like, which is good for them, and they can buy. हाँ। राइट। तो ये आपका कौन सा मॉडल हो गया? ये बाबा रामदेव वाला मॉडल हो गया। क्या समझ में आई आपको? जो आप जी। मैंने आपको एक एक चीज जो मैंने आपको बताई है, अगर आप माइंड में ध्यान से सोचो बाबा रामदेव वाले मॉडल को, आपको एग्जैक्टली उसने बाबा रामदेव ने एग्जैक्टली यही स्टेप बाय स्टेप करा। मालूम है सबको ये, या थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं? सबको समझ जी में आया क्लियरली, या मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं? तो एक्सप्लेन कर। ओके, बाबा रामदेव को तो सभी जानते हैं। जी। उनका जो उनका जर्नी है वो हम सभी लोगों ने देखा होगा। अगर आप उनके बहुत पुराने वीडियोस देखोगे, अपने अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, अगर आप देखोगे वहाँ पर एक रूम में 8 10 लोग, 15 20 लोग बैठे हुए हैं। वो उनका स्टार्टिंग टाइम था जर्नी का। अब अगर आज के वीडियोस देखते हो तो पूरे स्टेडियम्स भरे होते हैं जहाँ पे 15 15 हजार, 10 10 हजार लोग बैठे होते हैं। ये तो सबने देखा है। अब जब वो 15 20 लोग थे तो ऑब्वियसली वहां पर वो करवा क्या रहे थे? वही कपालभाति अनुलोम विलोम करवा रहे थे। जब 10 हजार लोग थे तब भी वो यही करवा रहे थे। मगर 10 से 10 हजार की जर्नी या 10 से 1 लाख की जर्नी वो कवर कैसे हुई? जब उन्होंने अच्छी एडवाइस दी, लोगों को फायदा होना शुरू हुआ, लोगों ने आगे वर्ड स्प्रेड आउट करना शुरू कर दिया। फिर एक जंक्चर आया उनकी लाइफ के अंदर, उनके मॉडल के अंदर, जहां पर उन्होंने पतंजलि नाम से प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? फिर उसका टूथपेस्ट लॉन्च करा था, फिर उसके बाद 500 और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, फिर पूरा पतंजलि का उन्होंने बिजनेस मॉडल बिल्ड कर दिया, फिर उसका पता लगा 10 हजार या पता नहीं कितने हजार करोड़ की कंपनी उन्होंने बिल्ड कर दी। सो अब यहाँ पर आप देखो क्या हुआ, वही सेम चीज हुई जो मैंने आपको बोला है एडवाइस देने के लिए अपने टारगेट ऑडियंस को। वही एडवाइस उन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस को दी। वो तब भी वही करवा रहे थे, अब भी वही करवा रहे हैं। अब जब आपने अलोम विलोम करा या XYZ करा तो किसी का बीपी का इशू था वो सॉल्व होना शुरू हो गया, किसी को डायबिटीज थी वो सॉल्व होना शुरू हो गया, किसी का कुछ प्रॉब्लम था, किसी का कुछ प्रॉब्लम था। जैसे जैसे लोगों को उसका फायदा होना शुरू हुआ उनकी एडवाइस की वजह से, उन्होंने ये बात करनी शुरू कर दी, अरे मेरे को बड़ा फायदा है, तू भी हुआ है, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल।
तो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होना शुरू हो गया। ये तब की बात है जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा वाइडली अवेलेबल और वाइडली पेनिट्रेटिव नहीं होती थी। अब हमारे पास 15 साल नहीं है, 20 साल नहीं है हमारे पास लाइफ के अंदर, हमारे को जल्दी है, हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। बट स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी एग्जैक्टली सेम होगी कि हम अपनी अच्छी इंटेंशन की एडवाइस को लोगों का फायदा करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। जब लोगों को वो एडवाइस सुन करके फायदा होगा, दे वुड लाइक टू गेट ए पीस ऑफ यू, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टाइम और इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। अब मेरे को पतंजलि जी नहीं मिल सकते, मगर उनकी एडवाइस बेस्ड दंत कांति मिल सकती है। आई एम ओके। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? यस। तो अब आपको ये चीज करनी कैसे है? मीडियम ऑफ चॉइस। तो आपको इसके अंदर बात करनी है वीडियो के ऊपर। वन, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है वो विजुअल इन नेचर है, सो वीडियो मार्केटिंग से बेटर हो ही नहीं सकती। अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो वीडियो मार्केटिंग के लिए सबसे 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 ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं? एक है यूट्यूब, एक है इंस्टा। अब अगर आप ये कहते हो कि मेरे को जो है रिलेटिवली हायर एंड चीजें प्रमोट करनी है, तो लिंक्डइन के ऊपर जो है हाई एंड, अच्छा आपका मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि विमेन्स वेयर है, मैं ऐसा एज्यूम जी। कर रहा था अभी तक। जी। तो हाईली पेड विमेन कहाँ पर मिलेंगी? वो आपको मिलेंगी लिंक्डइन के ऊपर। सो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजिक अप्रोच, probably LinkedIn may also appear in your marketing mix. राइट। ओके। सो अब आपको या। यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखो कैसे हम लोग थॉट प्रोसेस को, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी, हम डेवलप कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सीधा कहते हैं फेसबुक से मार्केटिंग स्टार्ट कर दो, इंस्टाग्राम से मार्केटिंग स्टार्ट कर दो, अच्छे अच्छे कर दो। अरे भाई, मार्केटिंग स्टार्ट कर दें, प्लेटफॉर्म आपने चूज कर लिया, स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? किस तक अपनी बात पहुंचानी है? क्या बात पहुंचानी है? हम क्या चाहते हैं कि वो क्या हो? हमारी बात वहां तक पहुंचाने के बाद उसका रिजल्ट हम मेजर कैसे करेंगे? पैसा तो लग जाएगा हमारा, एजेंसी अपना पैसा ले जाएगी, गूगल अपना ले जाएगा, फेसबुक अपना ले जाएगा, एम्प्लॉइज अपनी सैलरी का चेक तब ले जाएगा। प्रॉब्लम यही आ रही है, एग्जीबिशन में छोटा खर्चा हो रहा था तो थोड़ा हो रहा था। अब ऑनलाइन जाने के बाद एजेंसी को पे कर रहे हैं, स्टॉक के लिए पे कर रहे हैं, यूनिट्स को पे कर रहे हैं, और ऑर्डर्स उस हिसाब से आ नहीं रहे, तो आई एम स्पेंडिंग मोर एंड अर्निंग ऑलमोस्ट जस्ट नथिंग, आई मीन। सो वो सारा रोटेट शुरू होने के लिए भी। ब्रेक इवन भी अगर हो रहा है तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन के अंदर हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि लाखों या करोड़ों रुपया नेगेटिव चले जाते हैं इस प्रोसेस के हिसाब से। वाई? बिकॉज देयर वाज नो स्ट्रैटेजी इन प्लेस। तो डू अब यू। जैसे मैंने आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना बताया है, इज दिस मेकिंग एनी सेंस कि स्ट्रैटेजी को सोचना कैसे है, डेवलप कैसे करना है स्ट्रैटेजी को? यस, इतना मुझे समझ आया कि हमारा हाई हाई सोसाइटी टारगेट है। बट ये प्लेटफॉर्म्स ठीक है। वीडियो मार्केटिंग, मैंने आपकी क्लास भी 5 मंथ्स कोर्स भी एनरोल किया, एंड द जीरो क्लास वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। मैंने वहां से क्वालिटी बोलना छोड़ दिया है कि क्वालिटी बेच रही हूँ। बट हाँ। डू यू सजेस्ट कि जो मेन ओनर होता है उसका फेस इफेक्ट करता है, और वी कैन हायर somebody फॉर वीडियो मार्केटिंग? ओके। अब मैं आपसे ना दो तीन चीजें देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ। कंप्यूटर्स के अंदर जो है, अगर आपको मैं पूछूं कि सबसे कॉमनली सबसे पॉपुलर ब्रांड या सबसे कॉमन कंपनी कौन सी है जो सबसे पॉपुलर है आईफोन। मोबाइल फोन्स के अंदर? आप, मेरे को मालूम नहीं है कि पर्सनली आप आईफोन फैन या एप्पल फैंस हैं या नहीं है, यूज करते हैं या नहीं करते हैं, मगर पूरी दुनिया का एप्पल से कनेक्ट बनना शुरू कैसे हुआ? वो हुआ स्टीव जॉब्स की स्टोरी की वजह से। अब स्टीव जॉब्स ने भी अपनी स्टोरी सुनाई, बिल गेट्स ने भी अपनी स्टोरी सुनाई, मगर whose story, whose presentation, whose stage presence was more compelling? हाँ, स्टीव जॉब। तो जब लोगों ने वहां पर देखा कि स्टीव जॉब्स जो था वो भी बेवड़ा था, ड्रगी था, और उसके बाद उसको यहाँ पर देखा कि ही फेल्ड, हिज कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू हिम आउट, देन ही अगेन बाउंस्ड बैक, देन ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी, देन ही strategically designed an operating system which was the right fit because he knew कि एप्पल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है। उसने पूरा ग्राउंड अप नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, एंड देन दैट वाज हिज एंट्री पॉइंट back to Apple, and then he was taken again back into the company, and then he took the company to entirely different levels altogether. Rest everybody knows this entire story. तो अब यहाँ पर देखो स्ट्रैटेजी क्या है।
उसने जब उसको निकाल दिया गया था, किन गलतियों की वजह से निकाला गया था? वो वापस जब आया तो किन स्ट्रेटेजिक स्टेप्स को लेने की वजह से आया? सो एवरीथिंग हियर बॉइल्स डाउन टू स्ट्रेटेजी। ओके। तो अब आपने माल तो बना के रख लिया गोडाउन के अंदर, आपने बनाने वाले को हायर कर लिया, आपने ई कॉमर्स कंपनी को हायर कर लिया, आपने एक्सवाइजेड होस्टिंग हायर कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे भैया, बेचने की स्ट्रैटेजी क्या है? बेचने की स्ट्रैटेजी क्या है? आपने कहा सेल आ गई, मगर फिर उसके बाद जब सीजन खत्म हुआ, सेल खत्म हो गई। तो इसका मतलब आप क्या ट्रेंड को राइड कर रहे थे? एज द ट्रेंड सबसाइडेड, योर सेल्स आल्सो सबसाइडेड। सो आपने सुना होगा ना, राइजिंग टाइड रेजेस ऑल द बोट्स, एंड व्हेन द टाइड्स गो बैक, पीपल आर फाउंड नेकेड स्विमिंग इन द सी। सुना है आपने ये बात? जी। क्या मतलब है इसका? राइट, सो अब मौसम गया, अब मौसम जैसे ही जाएगा ऐसे हम ऐसे अधूरे रह जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब आपको सीजन के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मोस्टली लोगों को लगता है कि यार मेरा तो बिजनेस चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही सीजन खत्म होएगा, दे और मोस्ट ऑफ देम फाउंड, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, स्विमिंग नेकेड इन द सी। तो इसका क्या मतलब है? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई आपका बिजनेस को ग्रोथ करने का, सस्टेन करने का थॉट प्रोसेस नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं एक एग्जाम्पल है जो मैं बार बार देता हूँ, मैं दोबारा से दूंगा तो आप में से शायद कुछ लोग पहचान भी जाएंगे जो मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा। मेरे पास एक पर्सन आए, इनफैक्ट मिलने नहीं आए थे, कॉल आया था उनका। तो उन्होंने बताया कि मेरा ना मैन होल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। तो ही वॉज सो एक्साइटेड, उसने मेरे को बताया, कहते हैं आई वॉज वंस गोइंग टू मीट ए फ्रेंड ऑफ माइंड, और जब मैं उनके जा रहा था तो हार्डली 500 मीटर 600 मीटर का डिस्टेंस रह गया था, और वहां पर जो है ना ट्रैफिक जैम था। मेरे को 500-600 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के अंदर ही मेरे को लगभग 10-12 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए, एंड दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो ऑब्वियसली होता ही, जब आपको सामने दिख रहा है कि मेरे को सामने जाना है और वहां पर आप पहुंच नहीं पा रहे, तो आपको बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तो वही था। तो कहते हैं जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा वहां पर एक मैन होल का ढक्कन खुला हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है ना बड़ा बहुत स्लो हो गया था वहां पे, ऑलमोस्ट रोड ब्लॉक हो गया था, बॉटल हो गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ नहीं पा रहा था। तो कहते हैं जब खैर कर कर आके मैं पहुंच गया, तो कहते हैं जब वो मैन होल का ढक्कन मैंने खुला हुआ देखा, मैन होल का कवर मैंने खुला हुआ देखा, तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आइडिया आया कि एक मैन होल है, 500 मीटर तक जाते जाते इतने सारे मैन होल्स थे, ये तो सिर्फ एक गली की मैं बात कर रहा हूँ, 500-700 मीटर का। अगर यही मैं इस लोकेलिटी का बात करूँ तो उसमें ही हजारों मैन होल्स होंगे। इसके बाद अगर मैं सिटी लेवल पे बात करूँ तो पता नहीं लाखों मैन होल्स होंगे। अगर मैं स्टेट लेवल के ऊपर बात करूँ तो पता नहीं कितने करोड़ों मैन होल्स होंगे। पूरी कंट्री की बात करूँ तो पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों करोड़ मैन होल्स होंगे। क्या, तो वहां से मेरे को आइडिया स्ट्राइक करा कि आई नीड टू बी इन मैन होल कवर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कहता है मैंने अपनी फैक्ट्री डाल ली। उसके बाद कहता है मैंने लगभग 3-4 करोड़ का सारा इक्विपमेंट, सारी मशीनरी, सब कुछ मैंने लगा करके रेडी कर दिया है। मैंने कहा ग्रेट, फैंटास्टिक, नाउ टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। कहता है सर अब बताओ बेचना कैसे है? क्या समझ में आई बात? एग्जैक्टली यही समझ आई सर जो मेरे साथ है। सब कुछ करना आता है, बेचना नहीं आ रहा माल। आई एम डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टीज, दे आर चार्जिंग मी हेल लॉट ऑफ मनी, एड स्पेंस, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए अलग बंदे। सो आई डोंट नो हाउ टू सेल एंड आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन। आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू टर्म्स, सो दैट इज द उससे एरिया वेयर फर्क आई नहीं एम। पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप स्कूल आपका खत्म हो था 11th-12th में, तो आपको मालूम था दैट यू वांट टू बिकम एन अपैरल डिजाइनर? क्या आपके माइंड में क्लैरिटी थी उस चीज के ऊपर? क्लैरिटी थी एक्चुअली सर, शुरू से मेरा बेस एक्सपोर्ट कर रहा था व्हेन आई वाज नॉट मैरिड। सो वो एक चैनल ओके। था, बट आफ्टर मैरिज देयर वर few things that I had to quit what I नहीं, was. मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब आप स्कूल में 10th 11th 12th में थे, क्या आपके माइंड में क्लैरिटी थी कि आपको अपैरल डिजाइनिंग करनी है और अपैरल डिजाइनर ही बनना है? या दैट सर, वाज शुरू से मुझे फैशन डिजाइनर बनना था। ठीक है। सेकंड, फैशन डिजाइनर बनने के लिए कुछ आपको लगता था कि मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ, मैं सीख लेती हूँ स्टिचिंग कैसे होता है, पैटर्न मेकिंग कैसे होता है, एक्सवाइजेड कैसे होता है, मेजरमेंट कैसे होता है, फिर आपने कोई सीखा, या कुछ आपने कोई कोर्स ज्वाइन करा या कुछ करा? नहीं सर, मैंने फैशन डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट ही किया था। इसका मतलब आपको करना था,
आपको करने की इच्छा थी, वो आपने चीज सीख ली। हम्म। अब आज की डेट में आपको सेल्स बढ़ाने की इच्छा है, आप सेल्स सीख लोगे। जी। या। आप ये कहते हो मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं आती, आई एम नॉट ए टेक्निकल पर्सन। भाई अगर आपको ये समझ में आता है कि फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम आर द टेक्नोलॉजीज विच आर गोइंग टू हेल्प यू, विच आर गोइंग टू हेल्प यू टेक योर बिजनेस एंड सेल्स टू अ डिफरेंट लेवल, सीख लेंगे हम उसको। व्हाट इज द बिग डील? और ऐसा सीखेंगे कि एजेंसी जो हमारे लिए काम कर रही है उससे ज्यादा बेटर मेरे को आता होगा। जी। जब तक, आपको क्या समझना है, जब तक आपको खुद नहीं आता होगा काम करना, आप किसी से करवा नहीं सकते ठीक से। अब आप अपैरल्स के अंदर हैं, डिजाइनिंग के अंदर हैं, अगर आपने खुद हाथ से काम करा होगा ना कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं, पैटर्न कैसे कट करते हैं, बेसिक जो टेम्पलेट डिजाइन होता है एक्सवाइजेड करते हैं वो कैसे करते हैं, अगर आपको खुद नहीं मालूम होगा ना, सामने वाला अगर कुछ गलत कर रहा होगा ना, पकड़ ही नहीं पाओगे कि ये गलत कर रहा है या सही कर रहा है। इज जी। दिस राइट और राइट। इज माई अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग? या। इट इज। ओके। अब जैसे ही आपको पैसा देना है किसी को, मेरे को पैसा लगाने में, पैसा देने में प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं कैसे जज करूंगी ये जो कह रहा है मैंने कर दिया, ये सही से हो गया कि नहीं हो गया? ये जो कह रहा है मैंने कर दिया, मैं कैसे जज करूं कि हाँ ये कंटिन्यूअसली ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये जो कह रहा है मैंने कर दिया, इससे मेरे को रिजल्ट क्या आ रहा है? अगर मेरा पैसा जो लग रहा है उसकी वजह से जो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा वापस? इज इट जस्ट ए वन वे जर्नी फ्रॉम माई बैंक टू दीज पीपल, और सम अमाउंट ऑफ मनी इज कमिंग बैक टू माई बैंक अकाउंट बैक एज वेल? अगर वो पैसा वापस आ रहा है, क्या वो मेरे को ब्रेक इवन तक या प्रॉफिट तक पहुंचा रहा है? अगर वो ब्रेक इवन तक पहुंचा रहा है, मैं तब भी आराम को चैन से सो सकती हूँ कि मेरे पैसा जेब से जल नहीं रहा। अगर वो प्रॉफिट दे रहा है फिर तो बल्ले बल्ले है। अगर मेरे को दिख रहा है कि पैसा वापस नहीं आ रहा या लॉस हो रहा है, जब तक आपको ये देखना नहीं आएगा, आपका कभी भी ट्रैक बैठेगा ही नहीं। और मेरी वर्कशॉप्स के अंदर जैसे मैंने बताता हूं, मैं यही सिखाता हूं, योर जॉब इज नॉट टू लर्न हाउ टू प्रेस बटन ऑन फेसबुक और गूगल टू क्रिएट ए कैंपेन। जॉब इज टू अंडरस्टैंड जो काम लोग आपके लिए कर रहे हैं, आप सही लोगों को हायर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट आपके लिए ब्रेक इवन या प्रॉफिट ला रहा है कि नहीं ला रहा। अगर इन तीन चीजों में से एक भी चीज अगर आपका कहीं पे गड़बड़ होगा, आपको नहीं आता होगा, आपका सारा पैसा लोग जलवा देंगे। जी। Is this conversation making any sense for Avni and everybody else? What do you ये। guys think? कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ बात ठीक लग रही है? Arpit, you have raised hand, you can come in. ये सर, सर हमारे पास जो हाँ। क्लाइंट्स का डेटाबेस है अहमद, तो उसमें उनका नाम और मोबाइल नंबर है एंड सिटी नेम एंड और शॉप हम्म, नेम, मतलब वी डोंट हैव देयर ईमेल एड्रेसेस। तो क्या कंपलसरी है कोई ईमेल बात आईडी नहीं। लेना? नहीं, कंपलसरी नहीं है, होता तो अच्छा होता मगर कंपलसरी नहीं है। मैंने आपको मतलब बताया नहीं था है सर, मतलब आपको 2% भी नहीं अपना, रहता, मतलब इवन विद एग्जिस्टिंग कोई कस्टमर। बात नहीं। अरे बाबा, लोड नहीं लो, स्ट्रेस ना, एक तो जिंदगी से ना स्ट्रेस को जाने दो। ईमेल नहीं है तो नहीं है। अच्छा, अगर जरूरी है और आज तक नहीं है तो क्या कर लोगे आप? भाई आपने आज तक पिछले 25 साल में मांगा ही नहीं, दिया ही नहीं किसी ने, आपने लिया भी नहीं। अब अगर नहीं है तो स्ट्रेस लेने से अपने आप थोड़ी आने लग जाएंगे ईमेल एड्रेसेस लाइक आपके। लाइक मतलब शुड आई वेट वेट स्टार्ट वेट। टेकिंग ईमेल आईडीज? हाँ हाँ, दैट इज द राइट क्वेश्चन कि सर ईमेल होगी तो मेरे को क्या कुछ एडिशनल फायदा हो सकता है? यस, हाँ, यस, मैं दिस इज कहूंगा व्हाट। अगर होता तो अच्छा होता, नहीं है तो लोड मत लो, आज से लेना शुरू कर दो। ओके। दैट इज द राइट क्वेश्चन। अब मैंने आपको बोला था कि आपका मैसेज टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगा कैसे? तो अगर आपके पास मोबाइल है तो सिर्फ मोबाइल वाले जो स्ट्रेटजीज हैं वो आपके लिए एक्टिवेट हो पाएंगी, विच इज कॉलिंग, एसएमएस, व्हाट्सएप एंड फेसबुक। अगर आपके पास ईमेल भी है तो फेसबुक और ईमेलिंग, ये दो आपके पास जो चैनल्स हैं वो और खुल जाएंगे। सो ओके। हैविंग 7 channels or 6 channels not better than having 3 or 4 or 5 channels. Yes, any additional 1 or 2 additional channels would be good for me. परफेक्ट। अब क्या ये सिर्फ ईमेल होने की वजह से मेरा बिजनेस लाखों करोड़ों रुपए का या 10 गुना 20 गुना 50 गुना बढ़ जाएगा? नहीं, हम इसको टेस्ट कर लेंगे। मोबाइल फोन से हमारे को बिजनेस है तब तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईमेल से आएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, प्रॉब्लम तब भी नहीं होगी, बिजनेस तो कहीं से भी आए। तो हमारे को अपने चैनल्स को स्ट्रेटेजिकली मैक्सिमाइज करना है कि हम अपना मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किस किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जब हम जुड़ेंगे, जो सही लोग होंगे, हमारा मैसेज सही होगा तो हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा, हमारी लीड्स ग्रो करेंगे, हमारे वॉक-इन्स ग्रो करेंगे, हमारा ट्रैफिक ग्रो करेगा।
अब क्योंकि वो सही टारगेट ऑडियंस है, हमारी मैसेजिंग सही है, सही लोग हमारे साथ आके बात कर रहे हैं, तो फिर जब वॉक इन आएंगे, ट्रैफिक आएगा, लीड्स आएंगी, तो कन्वर्जन भी हमारा हायर होगा बिकॉज क्वालिफाइड होंगे ये लोग। डज दैट मेक सेंस फॉर यू अर्पित? यस सर, थैंक यू। ओके, तो हमारे को जो है, अगर स्टार्ट अब इससे टेकिंग योर पहले आइडियाज। कभी हमने ये हाँ नहीं थे, तो आप एक सिस्टम बना लो, जो भी पर्सन वॉक इन करेगा, बिजनेस करे या ना करे, वॉक इन करेगा, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ले लो आप। क्या परफेक्ट। बोलेंगे उसको, क्या क्यों देने को तैयार हो जाएगा, इसका आपको एक रीजन सोचना पड़ेगा। क्या रीजन सोचना पड़ेगा? अब आप होलसेलर हो, आप रिटेलर से बात करते हो, जी, होलसेलर है राइट? सर। हम्म, होलसेलर है, रिटेलर से आप बात करते हो और बात करना चाहते हो, तो आपका जो कैटलॉग है वो कितने टाइम के अंदर रिफ्रेश होता है, या कैटलॉग के अंदर आपके पास नए प्रोडक्ट्स कब कब आते हैं? एवरी डे। अब एक दिन के अंदर कितने नए प्रोडक्ट्स आपके ऐड होते हैं? 50 to 100। हाँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कैटलॉग में किसी भी दिन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते कितने हैं, 5000। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या जितने भी रिटेलर्स आपके टारगेट ऑडियंस हैं उनको मालूम है आपके प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर कौन कौन से 5,000 प्रोडक्ट्स हैं? वी सेंड द डिजाइन टू आवर कस्टमर्स ओनली। हाँ, तो जो पोटेंशियल बायर्स हैं उन तक आपका मैसेज ही नहीं पहुंच रहा, उनको मालूम ही नहीं आपके स्टॉक में क्या क्या डिजाइन रेडीली अवेलेबल हैं, उनको मालूम ही नहीं कि आपके डिजाइन कितने अमेजिंग है या कितने खराब है, उनको मालूम ही नहीं है, तो लीड्स कैसे आएंगी और बिजनेस कैसे आएगा? नहीं सर, आपकी क्लास अब करने के यहाँ बाद पर जो है, एक वेंसडे वाली क्लास करने के बाद हमने जो है एसोसिएशन से लिस्ट मंगाई, एंड वी आर एक्टिवली जी। वर्किंग विद 300 शॉपकीपर्स। नाउ आई हैव अ लिस्ट ऑफ हम्म, 4000 शॉपकीपर्स। तो मैंने क्या किया कि व्हाट्सएप ब्लास्टर पे सबको डेली जो है 10 डिजाइन भेजनी शुरू कर दी। उसका एडवांटेज ये हुआ हम्म। कि डेली जो है 10-15 क्वेरी आनी शुरू हो गई, और लगभग 15-20% सेल समझ लीजिए एक महीने 1.5 महीने में बढ़ गई, अपने आप बढ़ गई। जरा एक बारी सारे ताली बजा दो, पहले अर्पित के लिए और फिर मेरे लिए। क्या बात है। जी हाँ सर। तो डेली आई ओके। आई स्टार्टेड सेंडिंग 10 डिजाइन डेली टू 2000 पीपल, 3000 पीपल। तो व्हाट्सएप ब्लास्टर से हाँ, अपने आप चला जाता है सबको, मॉर्निंग में बटन दबाओ, रात तक चला जाता है। तो क्वेरीज आनी शुरू हो गई, बिल्कुल एक ठीक है। बंदा हायर कर लिया डीआर इसके लिए, क्वेरी का जवाब देने के लिए। तो हाँ, अच्छा है, आने वाले मतलब टाइम के अंदर, हाँ, आने वाले टाइम के अंदर जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपका पर्सनल विजुअल है नेचर के अंदर, तो मोस्टली लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, वो ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर ना फोटोग्राफ्स क्लिक कर करके भेज देते हैं। मैं चाहूंगा कि आपको जो है ना, इस प्रोडक्ट को वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और आपने, लेटेस्ट से मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका जैसे डायमंड ज्वेलरी का काम है ना, राइट? यस सर। आपने कहा कि अभी जो है, लेट्स से शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, शादियों का सीजन कब से स्टार्ट होएगा आप? नवंबर से। नवंबर से। तो अब और अगला महीना जो है ना, बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा आपको मार्केट करने परफेक्ट का। परफेक्ट, तो अगर परचेजिंग स्टार्ट हो आप गई है। परचेजिंग स्टार्ट हो गई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब आपने उसके अंदर बताया कि हाय रिटेलर्स, जो भी उनका है, अभी क्योंकि शादियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको डायमंड वेडिंग डायमंड रिंग्स, ब्राइडल ज्वेलरी जो आपका होगा डायमंड का, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और ब्रेसलेट्स, इस तरीके के तीन चार चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा बिकती हैं वेडिंग सिनेरियोज के अंदर। ओके, जो खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्लस गिफ्टिंग के लिए, लड़के वाले गिफ्टिंग के लिए लेते हैं अपने ब्राइड को देने के लिए, और ब्राइड तो वैसे लेती है, ब्राइड साइड को तो लेती है अपने। तो आपने उसके अंदर कहना है कि आज मैं आपको अपनी डायमंड वेडिंग रिंग्स या एंगेजमेंट रिंग्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। हमारे पास किसी भी टाइम के ऊपर कैटलॉग के अंदर 5,000 से ज्यादा आइटम्स अवेलेबल होते हैं। डायमंड रिंग्स के अंदर हमारे पास 390 डिजाइन हैं। आज मैं आपको कुछ डिजाइन दिखाऊंगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो फटाफट मेरे से कॉल करें, और रेडी स्टॉक अवेलेबल है, आप मेरे से उसके बारे में बात करें। हमारी एंगेजमेंट डायमंड एंगेजमेंट रिंग्स का प्राइस जो है वो 49,000 से स्टार्ट होता है ऑनवर्ड्स, एंड देन इट कैन ग्रो अप टू XYZ, जो भी आपका नंबर हो। अगर आपको कुछ डिजाइन में कस्टमाइजेशंस करवानी है, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, आप कर सकते हो, करके देते हो, उसके लिए भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसे डिजाइन्स, कस्टमाइज डिजाइन्स दे सकते हैं जो आप जिस कस्टमर के लिए बना रहे हो, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ उसी कस्टमर के पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। अब आपने उसके अंदर वो वीडियो के अंदर 5 7 10 15 20 डिजाइन दिखा दिए,
प्राइसिंग का थोड़ा सा डिस्कस कर लिया और उसके बाद बोला कि आप हमारे से होलसेल के अंदर लेना चाहते हैं तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू या मिनिमम क्वांटिटी इतनी है, इसके लिए हमारे पास स्पेशल रेट्स हैं, अभी का अभी हमारे को कॉल करें या अभी का अभी हमारे से बात करें, या फिर अभी का अभी कॉल करके साइट विजिट के लिए या हमारे स्टोर विजिट के लिए ऑर्डर बुकिंग के लिए हमारे को अपना अपॉइंटमेंट और टाइम फिक्स कर लें सो दैट मी और समबडी फ्रॉम माय कंपनी वुड बी देयर टू अटेंड यू। डज दैट मेक सम सेंस? यस परफेक्ट। तो इस चीज को आपने वीडियो मार्केटिंग के थ्रू करना है। और कब कब करना है? अगर पॉसिबल है रोज करना तो रोज कर लें, क्योंकि आपके पास रोज नए 50 से 100 डिजाइन आ रहे हैं। अगर रोज पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में 2 दिन कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में 1 दिन कर लेंगे, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो बिजनेस बंद करके कुछ और स्टार्ट कर दे, ये वाला। सर ये एक क्वेरी और है ओके। सर, ये व्हाट्सएप ब्लास्टर क्या हाँ बंद जी। हो जाएगा? लाइक पीपल से कि इसको मेटा बैन कर देगा, क्योंकि तो मतलब तुम डेली भाई 5 ये 10 20 30 हजार फोटोज भेज रहे हो, तो ये बैन कर देगा हाँ, ऐसा मेटा है इसको। कि इसके अंदर ना, हाँ इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एसेंशियली आप क्या कर रहे हो, आप ना व्हाट्सएप की सर्विस को स्पैम कर रहे हो आप। किसी ने बोला तो है नहीं आपको कि मेरे को भेजो मेरे को भेजो मेरे को भेजो, हम्म, जिसको बोलते हैं नॉन परमिशन बेस्ड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं स्पैम। अब कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों चाहेगा कि आप मेरा प्लेटफॉर्म लेकर के उसको स्पैमिंग करना शुरू कर दो, मिसयूज करना शुरू कर दो? अब वो चाहेगा कि ऐसा ना हो। जैसे ही अगर लोग आपको स्पैम 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 का बटन या ब्लॉक करना शुरू करते हैं, जब एक सर्टेन थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है, तो फेसबुक जो है जी या व्हाट्सएप जो है ना, आपका अकाउंट या आपका नंबर जो है वो सस्पेंड कर देते हैं। पहले वो टेम्परेरी सस्पेंशन होता है जो 24 घंटे के लिए होता है। आप नहीं मानते, हमने तो करना ही वही है, हमने तो पैदा ही स्पैम स्पैम करने के लिए, धरती पे अवतार ही स्पैम करने के लिए लिया हमने, हम्म, हम मानेंगे नहीं। ओके, जब हम मानेंगे नहीं तो फिर वो परमानेंट सस्पेंड हो जाएगा आपका अकाउंट। इसका मतलब वो मोबाइल नंबर को आप व्हाट्सएप पे दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब हमारे को क्या करना होगा, अगर हमारे को दिख रहा है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग या करने के बाद, मार्केटिंग करने के बाद हमारे को इतने लाख या इतने करोड़ का बिजनेस आया है, तो क्या हम 2-2.5 हजार रुपए का नंबर अगर कुर्बान करना पड़े तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो वो नंबर कुर्बान नहीं कर सकते सर, क्योंकि उस पर बहुत कॉल आती है, लाइक वो नंबर बहुत तो लोगों के पास सेव हो गया है। वो वाला नंबर यूज मत करो, कोई और नंबर यूज करो और आप वहां पर बोलो टू रिप्लाई, डू नॉट रिप्लाई ऑन दिस मैसेज, कॉल ऑन दिस नंबर और कनेक्ट अस ऑन दिस नंबर। आप वो नंबर मत यूज करो जो आपके लिए क्रिटिकल है। उसको ओके, आप प्राइमरी नंबर को अलग कर दो, सेकेंडरी नंबर से मार्केटिंग करो, उसको बोलो कॉल अस ऑन दिस नंबर। मतलब एक नंबर हो जाए स्पैमिंग करने के लिए, और वो नंबर अगर बैन हो जाए तो फिर दूसरा और नंबर ले लें। वो वो जो है ना कुर्बानेबल नंबर होगा, कुर्बानेबल नंबर, कुर्बानेबल समझ गए? यस सर, समझ गए, परफेक्ट, वेरी हेल्पफुल। क्योंकि इस बात हाँ, का डर था कि वो तो नंबर अगर बैन हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है, तो बिकॉज इसकी दैट्स वजह माई से आपको लैंडलाइन ना नंबर इतना बड़ा जिससे रिस्क। अपन व्हाट्सएप करते हैं जी। हाँ। हाँ, अब उसके अंदर ना अगर मान लो व्हाट्सएप, लेट अस से एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं, तो व्हाट्सएप आपका नंबर बैन कर भी देता है, तो व्हाट्सएपिंग बैन होगी, कॉलिंग वॉलिंग एसएमएस वगैरह बैन नहीं होगा। जी, ऐसा नहीं होगा कि कोई कॉल ही नहीं कर पाएगा, ऐसा अभी भी नहीं होगा। ओके, बट यार चांस क्यों लेना, अगर इतने लाखों लोगों को, हजारों लोगों को हमने वो नंबर बांट रखा है इतने टाइम में, यस, तो अगर सस्पेंड हो जाता है व्हाट्सएप के ऊपर, अच्छी खासा बिजनेस चल रहा है वहां पर, वो दिक्कत वाली बात है। Then we do not want to take that risk. It is no longer a 2,500 rupees per year kind of a number. It is much more valuable. This number becomes much more valuable for my business in that scenario. Then I'm not going to take risk for that number. सर अपन ने क्या किया कि एक डीआर लगा लिया, और जिनके पास वो नंबर सेव नहीं है सबको फोन करके वो नंबर सेव करवा दे रहे हैं कि सर मैम मतलब इफ यू सेव दिस नंबर यू वो कैन गेट वो दिस। वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। आज की डेट में वैसे स्ट्रैटेजीज हैं जो ऐसा करना जरूरी नहीं है, इससे बेटर है व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर मैंने एक बार डिस्कशन करा था, आपको देखना, मेरा वीडियो होगा व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रेटजी, व्हाट्सएप कम्युनिटी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का वीडियो होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, एक बार सर्च करके वो देख लेना। बट डन। माई पॉइंट इज कि कोई भी चीज अगर आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प कर रही है और तेजी से ग्रो करने में हेल्प कर रही है, इट बिकम्स एन इंटीग्रल वैल्यूएबल एसेट। इट इज नो लॉन्गर 2-4 हजार का नंबर, इट इज ए वेरी वेरी वैल्यूएबल नंबर। डू नॉट टेक रिस्क फॉर दैट। एक और सेकेंडरी नंबर लो, वहां से काम स्टार्ट करो, तो वो हम डे वन के ऊपर मान के चल रहे हैं कि सेक्रीफाइसेबल नंबर है, कोई दिक्कत होगी, मेरे को ये मालूम है धंधा आ रहा है, मैं नंबर उसके अगले दिन चेंज कर लूंगा, या फिर आप स्टार्ट ही 2-3-4 नंबर से कर दो, ताकि अगर कोई एक आधा बैन भी होता है तो आपको टेम्परेली उसको रिप्लेस करने के अंदर आपका मार्केटिंग में गैप ना आए। थैंक यू। अब आप ये देखो, सिंप्लीफाई हो गया ना, लोड खत्म हो गया, स्ट्रेस खत्म हो गया ना, लाइफ से सिंप्लीफाई हो गया। मेरा काम जो है मार्केटिंग एंड सेल्स को सिंप्लीफाई करना है। मैं कभी कोई टारगेट आप लोगों के साथ में जो है ना
फैंसी टर्मिनोलॉजी या ग्लैमरस टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करता। मैं एमबीए की लैंग्वेज यूज नहीं करता। जबरदस्ती अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट करना हो तो आपको एमबीए कर लेना चाहिए। कितने लोग एमबीए यहाँ पे? अब तो बताएंगे। ओके जी। सो कमिंग बैक टू दिस कि अगर आपका स्टार्टअप है, ओके, अगर आपका स्टार्टअप है तो इसका मतलब अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई ही नहीं। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि स्टार्टअप खोल लिया, सेल नहीं आ रही, तो इसके अंदर मैंने आपको अभी मैनहोल कवर मैन्युफैक्चरिंग का भी आपको मैंने एग्जांपल दिया। उसने फैक्ट्री डाल ली। अब उसने ये तो सोचा कि करोड़ों लोगों को चाहिए। अब जैसे अवनी की बात कर रहा हूँ, अर्पित की बात कर रहा हूँ, या आप में से बाकी लोग भी हैं यहाँ पर, आप सबको मालूम है यार, कपड़े तो हर लोग पहनते हैं। कपड़ा तो हर किसी को खरीदना है। और ऐसे भी लोग नहीं है कि मैं कोई 2 4 5 हज़ार का कपड़ा ना खरीद सके। कपड़े तो सबको ही खरीदने हैं। मगर करोड़ों लोग कपड़े खरीद रहे हैं, करोड़ों लाखों लोग कपड़े बेच रहे हैं, फिर भी मेरे पास सेल क्यों नहीं आ रही है ना? मेरी सेल क्यों नहीं बढ़ रही? मेरी सेल क्यों खत्म होगी दिसंबर 31 के बाद में? इसका मतलब स्ट्रैटेजी इज नॉट इन प्लेस। ओके। सो स्ट्रैटेजी बनानी कैसे है, मैं आपको उसका बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन बताता हूँ। किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करना है। आपका क्या प्रोडक्ट है, आपकी क्या सर्विस, आपकी क्या इंडस्ट्री है, इट डज नॉट मैटर। स्टेप नंबर 1, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस किसको बेचनी है? बात किससे करनी है उसको बेचने के लिए? बात किससे करनी है उसको बेचने के लिए? और जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई करते हो बात किसको किससे करनी है इसको बेचने के लिए, उसके साथ ही साथ में आपने ये भी पता लगाना है, सेकंड क्वेश्चन, कि अगर आपको इससे बात करनी है तो आपका मैसेज उन तक या वो आप तक पहुंचेंगे कैसे? अब मेरे को बहुत ही लोग, स्मार्ट लोग मिलते हैं, फॉरेन रिटर्न, फॉरेन हाईली एजुकेटेड, हार्वर्ड के कोर्सेज कर रखे होते हैं, आईएसएम आईएसबी से कोर्सेज कर रखे होते हैं, और मेरे को बड़ी फैंसी लैंग्वेज बता रहे हैं। यू नो व्हाट मनोज, माय टारगेट इज upscale people in posh colonies in Delhi NCR or India or whatever, whose average monthly income is about 3.5 lakhs or above, primarily females, office going, fun loving, life loving females who want to have some fun, who have some discretionary income. अब ये रियल कॉन्वर्सेशन बता रहा हूँ, ये मैंने सुनी है कॉन्वर्सेशन, ये मेरे को लोग आके बताते हैं। अब आप लोगों को ये सुन के कैसा लग रहा है कि यार कितना क्लैरिटी है इसके विजन के अंदर, या नहीं है, या कुछ मिसिंग है? व्हाट डू यू थिंक? बताओ जी। जो मैंने डेफिनेशन बताई है जिस तरीके से, आपको क्या लग रहा है कि बिजनेस ओनर को क्लैरिटी है, या कुछ कमी है इसके अंदर, या बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है? अरे बोलो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आपके हिसाब से जो आपको ठीक लग रहा है वो बोलो, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा या आपको वैलिडेट कर दूंगा। सर बेसिकली वो हाई सोसाइटी अपर मिडिल क्लास को टारगेट करना चाहते हैं, बट वो इतनी बड़ी वो है कि ही डजंट नो कि मुझे किसको करना है या कहाँ पहुंचना है, बट ये पता है कि हाँ अमीरों को टारगेट करना है। अब एक मेरे को बात बताओ, हम में से कौन सा ऐसा बिजनेस ओनर है जो कहता है मेरे को गरीबों को टारगेट करने की, इनके पास पैसा ना हो? हम्म, हम्म। बताओ, हम में से कोई है यहाँ पर बिजनेस ओनर कहते हैं जो गरीब से गरीब, मैक्सिमम गरीब जो होगा मेरे को उसको टारगेट करना है, इसकी जेब में पैसे ना हो खाने के, मैं तो उसको टारगेट करना तो इसमें एक जैसे है। तो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सीके प्रहलाद, वो बोलते थे वेल्थ एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, कि आप टारगेट बॉटम पिरामिड में करो। तुम बना लो, तुम वहीं वहाँ वहीं उनके हिसाब से बनाओ, वहीं से वेल्थ बनाओ, मेरे को नहीं बनानी। ओके, तो उसका सर व्हाट इज द लॉजिक लाइक? और अरे जिसने बताया उससे जाकर के पूछो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बात ही नहीं कर रहा। जिसकी अटेंड करके आए हो, जिसको पैसे दे करके आओ, उससे जाकर के पूछो ना कि आपने बताया समझ नहीं ओके। आया। मेरे से उसका एक्सप्लेनेशन क्यों पूछ रहे हो? मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 15,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, लाख रुपए का, करोड़ रुपए का माल बेचना है, जिसके पास पैसा होगा उसको ही बेचोगे ना? राइट राइट। या फंडे दोगे? नहीं नहीं, सारे रिक्शे। मैं एक काम करूंगा, मेरे को 1 करोड़ की मशीन बेचनी है, रिक्शे वाले के पास तो महीने के 1,000 रुपए बनते हैं, कोई बात नहीं, मैं 10,000 रिक्शे वाले इकट्ठे करके उनको एक मशीन बेच दूंगा। बॉटम ऑफ द वेल्थ, वेल्थ एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड।
नहीं, जैसे सस्ते मोबाइलों को बेचना, सस्ते वो। अरे भाई, मत करो ये सब चीजें। ओके। और आपका तो बिजनेस भी नहीं है यार, फिर आप क्यों भिड़ रहे हो यार इसके अंदर? लेना नहीं, देना नहीं, जबरदस्ती। राइट। अब आपको क्या समझना है, जिसके पास पैसा है और इच्छा है, पैसा नहीं है इच्छा है, इच्छा नहीं है पैसा है, उसको बेचाओगे क्या? भाई पैसा है, खर्च करने की इच्छा नहीं है, खर्च करने की इच्छा है मगर पैसा नहीं है। अच्छा, खर्च करने की इच्छा है मगर पैसा नहीं है, उसको तो फिर भी आप ईएमआई प्लान चिपका सकते हो। आपने देखा है 25-25 हजार की सैलरी वाले जो है आईफोन लेकर के घूम रहे हैं बच्चे आज की डेट में। क्यों? क्योंकि उसकी ईएमआई तो 2,500 रुपए की, 3,500 रुपए की पड़ती है। दैट आई कैन अफोर्ड। हेलो। हम्म। वेल्थ एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। जैसे वो पॉइंट कंफ्यूजन हो है। जाता है ना, लाइक देयर आर डिफरेंट फंडास, हो दैट्स व्हाई। हाँ, तो मत करो इतना सब चीज। जो आपको लगता है सबसे अच्छा है आपके हिसाब से, उसको पकड़ लो। जो चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। बिकॉज अल्टीमेटली किसी भी सेशन का पर्पस ज्ञान देना या लेना नहीं है। वो ज्ञान जिसको आप अगले दिन सवेरे इम्प्लीमेंट ना कर सको, जिसको मोनिटाइज करके पैसा ना बना सको, वो ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है, एब्सोल्युटली यूजलेस है वो। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? मैं जो बात कर रहा हूँ, 8,000, 9,000, 10,000 बिजनेस ओनर से बात करके मैं आपको बता रहा हूँ कि यार धंधा ऐसे करा जाता है। और मैं आपको बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, मिनिमलिस्टिक एफर्ट का मैं बता रहा हूँ कि अगर इतना भी कर लोगे, रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे। अब मोटिवेशन पता है कहां से मिलती है? लक्ष्मी जी इज ए ग्रेट मोटिवेटर, सरस्वती जी इज नॉट एज ग्रेट ए मोटिवेटर एज लक्ष्मी जी। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? अगर आप सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो तो आप मात्र सरस्वती देवी जी के आप पीछे भाग रहे हो। अगर लक्ष्मी जी नहीं आ रही साथ में, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। हेलो। यस यस। और इसको जज करने के लिए ज्ञान मेरे काम का है कि नहीं है, आपको गणेश जी की वंदना करनी पड़ती है। बिकॉज गणेश जी सिखाते हैं सही और गलत में फर्क करना, डिसीजन मेकिंग। तो इसीलिए दिवाली के ऊपर लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती तीनों की पूजा करी जाती है। ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात? कितने लोगों को सुन के मजा आ गया? गिव मी एमएजी। एमएजी लिख दो जरा चैट के अंदर, मजा आ गया एमएजी। और ये सारी की सारी चीज जो है ना, हमारे पास ऑलरेडी है। बाकी लोग जो है ना, सिर्फ इसको रिहैश करके आपसे पैसे लेकर के वही चीज आपको पकड़ा रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, मैं फ्री में दे रहा हूँ यार, ये तो कोई सबके पास है, ये कर लो, इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। और पता है प्रॉब्लम क्या होती है कई बारी? जब चीजें इतनी सिंपल होती है ना, तो आपको लगता है नहीं कुछ गड़बड़ है ये। अगर आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आ जाए 2+2 = 2, उसमें ऑप्शन हो 2, 3, 4, 5, मैं बता रहा हूँ उसमें से भी 10, 15, 20% लोग गलत करके आएंगे। आईआईटी में क्वेश्चन आया तो 2+2 4 नहीं होता, जरूर कुछ इसमें लोचा है, जरूर कुछ इसमें गड़बड़ है। मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात कितने लोगों को क्लिक कर रही है यार? बात तो ठीक लग रही है। तो इसलिए जो है ना, सिंप्लीफाई, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन आर द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। मैं इसको चाहूं तो क्या मैं कॉन्वोल्यूट नहीं कर सकता? क्या मैं इसके अंदर आपको बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज, जार्गन्स फेंक के आपको मैं उलझा नहीं सकता? फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर टिपिकली ऐसे होता है, वेल्थ इंडस्ट्री के अंदर टिपिकली ऐसे होता है। जितना सिंपल होगा उतना अंडरस्टैंड करना आसान होगा। जितना अंडरस्टैंड करना आसान होगा, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बात समझ में आ जाती है तो आपको उसको करने में भी आसानी हो जाती है। अगर आप कर लेते हो तो फिर आपको करवाना भी आ जाता है। यहीं पर अलग अलग जगहों के ऊपर, अलग स्टेप्स के ऊपर यहीं तो फंसे हुए हैं, ना हमारे को बात समझ में आ रही है, ना हम कर पा रहे हैं, ना हम करवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती हैं।
सिंप्लीफाई करो इसको, टर्मिनोलॉजी, जार्गन्स और ज्ञान के पीछे अंधाधुंध मत भागो। ज्ञान बहुत सारा है यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर। ये आइडेंटिफाई करो कि मैं ऐसा क्या ज्ञान ले सकता हूँ जिसको मैं अगले दिन सवेरे अपने बिजनेस को ग्रो करने के अंदर, या जो मैं जहां पर फंस रहा हूँ लाइफ के अंदर, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे यूज कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक को पैसा ही चाहिए। किसी को रिलेशनशिप चाहिए हो सकता है, किसी को हेल्थ चाहिए हो सकता है, किसी को अपने साथ में, वाइफ के साथ में, बच्चों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में बेस्ट कैसे हम रिलेशनशिप को इंप्रूव कर सकते हैं, किसी को वो चाहिए हो सकता है। उसमें पैसा क्या काम करेगा? उस केस में आपको ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसा पर्सन, ऐसा मेंटर, ऐसा कोच चाहिए जो रिलेशनशिप मेंडिंग एडवाइस दे सके। बच्चों के साथ में आपको दिक्कत आ रही है तो आपको पैसा क्या करेगा? उस टाइम पे आपको चाहिए जो पेरेंटिंग कोच हो, जो आपको बता सके कि मैंने 10,000 पेरेंट्स को मैंने हेल्प करी है, ये एडवाइस जो है काम करती है। एक काम करो, स्टेप नंबर 1 ये करो, स्टेप नंबर 2 ये करो, स्टेप नंबर 3 ये करो। कहीं फंसते हो तो मेरे से बात करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। आपका देखो बच्चों के साथ रिलेशन कैसे इंप्रूव कर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपने पैसा बहुत सारा कमा लिया, अब आपको ये बात मालूम है, ओनली 10% पीपल नो हाउ टू मेक मनी। उन 10% के भी सिर्फ 10% होते हैं हाउ टू क्रिएट वेल्थ। और उसके अंदर भी जो होते हैं जो एक्चुअली करके बना करके ले जाते हैं। तो आपने देखा होगा पूरी वेल्थ पूरी दुनिया की 0.3% लोग कंट्रोल करते हैं। ये बात किसी ने सुनी है? 840 करोड़ का 0.3% कितना होगा? तो 20 करोड़ लोग 840 करोड़ लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या आप उन 20 करोड़ में हो या आप 820 करोड़ में हो? Do you want to be part of the driving seat, or do you want to be the last coach in the train? ओके, सो यहाँ पर वापस मैं आऊंगा स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्टेप नंबर 1, बात करनी किससे है। स्टेप नंबर 2, मेरा मैसेज उन तक पहुंचेगा कैसे, मेरा मैसेज उन तक पहुंचेगा कैसे। क्वेश्चन नंबर या स्टेप नंबर 3, अब यहाँ पर बड़ा दिमाग लगाने वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से बताऊंगा, आपको सुन के मजा आ जाएगा। नाउ लेट अस से अभी देवेंद्र शर्मा मेरे को सामने वीडियो पे दिख रहे हैं। देवेंद्र, आप एक बार अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। देवेंद्र, आपका जो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है? व्हाट इज द एवरेज ऑर्डर वैल्यू इन योर बिजनेस ऑफ योर प्रोडक्ट्स? एवरेज वैल्यू 50,000। ठीक है, अगर आप 50,000 रुपए का माल बेचते हो तो यही कस्टमर आपसे कितनी बारी खरीदता है एक साल के अंदर या लाइफ टाइम के अंदर? सर मल्टीपल टाइम्स खरीदता है या जिंदगी में एक ही बारी खरीदता है? नहीं सर, ये रिपीट होता रहता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो साल में मल्टीपल टाइम्स खरीदता है तो अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं कि 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार कितनी बारी खरीदता होगा? सर ये चीज निकाली नहीं, बट है ये है कि कोई बात नहीं, 12 2 बार, 3 बार, 5 बार, 12 बार, कुछ तो नंबर होगा आपके माइंड में, रफ एस्टिमेट बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 से 10 बार। ठीक है, सो 10 ले लेते हैं जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, 50,000 रुपए का माल खरीदता है, साल में 10 बार खरीदता है, तो साल की वैल्यू होगी इस कस्टमर की 5 लाख रुपए। अब ये कितने सालों तक हमारे साथ जुड़ा रहता है? ये सर अच्छी बेस्ट सर्विस देते रहते हैं, मतलब हर चीज अच्छे से रखता है, मतलब जुड़ा रहता है, मतलब 9-10 साल से हमारा रिपीट ऑर्डर आ रहा है। चलो, नंबर में बात करूं लेट तो अस से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट अस से 5 साल मान ले, हाँ। जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो आपने बोला 50,000 रुपए का एक ऑर्डर, साल में 10 ऑर्डर और 5 साल। तो इसका मतलब एक कस्टमर अगर आपके साथ जुड़ता है तो आपको 25 लाख रुपए का धंधा देकर के जाएगा 5 साल के अंदर। ये कैलकुलेशन यस सर। सबको समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो स्टोरी में है ट्विस्ट, यहाँ पे स्टोरी में है ट्विस्ट। आपको मालूम है कि अगर एक नया कस्टमर मेरे साथ जुड़ेगा तो मेरे को क्या फायदा होगा, बट जिस कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो क्या उसको मालूम है कि वो देवेंद्र शर्मा के साथ जुड़ेगा तो उसको क्या फायदा होगा? हम्म, हेलो? बिल्कुल सर। वो तो सर हम पहले हाँ या उनके ना में जवाब चाहिए, हाँ या ना में जवाब चाहिए। आपने कहीं से व्हाट्सएप के ऊपर लिस्ट आपने निकाल के व्हाट्सएप के ऊपर 500 लोगों को, 5,000 लोगों को, 10 लोगों को, 10,000 लोगों को मैसेज भेज दिया आपने।
वो 10,000 लोग जानते हैं कि उनको देवेंद्र शर्मा के साथ जुड़ के क्या फायदा होगा। नहीं सर, सभी को नहीं होगा, जो मेरी इंडस्ट्री का होगा उसी को ही होगा। अरे बाबा नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा मतलब अब यही रीजन है, उसको मालूम नहीं है कि देवेंद्र के साथ जुड़ के मेरे को क्या फायदा होगा। यही रीजन है, जब आप ईमेल भेजते हो आपका जवाब नहीं आता, आप कॉल करते हो वो फोन नहीं उठाते, आप व्हाट्सएप करते हो डबल टिक हो जाता है, दोनों टिक ब्लू हो जाते हैं, फिर भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। या कोई फोन उठाते हैं तो जैसे आप बोलते हो मैं देवेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ XYZ कंपनी, कहते हैं हाँ ठीक है अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, अभी बिजी हूँ, अभी बाद में बात करना, अभी दूसरा वेंडर रखा हुआ है मैंने, अभी हम देख नहीं रहे नया वेंडर, हमारा काम चल रहा है, हमारे को चीज नहीं चाहिए। सुना है कभी ऐसे कॉन्वर्सेशन, देवेंद्र एंड एवरीबडी एल्स? या फिर अरे बड़ा महंगा है यार तुम्हारा तो। सुना है आप में से कभी ये चीज किसी ने? अरे बोलो हाँ ना। एक जने ने बोला यस, बाकी किसी ने नहीं सुना क्या ये चीज? अब आप ये देखो कि आपकी क्या मार्केटिंग है, कैसे मार्केटिंग है, क्या कर रहे हो आप ये। जब सामने वाले को मालूम ही नहीं है कि आपसे जुड़ के क्या फायदा होगा, तो आपसे बात ही क्यों करना चाहेगा। उसको लग रहा है कि आप भी उसका टाइम वेस्ट करने के लिए आ गए हो, जैसे 10,000 लोग उसका टाइम वेस्ट करने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब इसको एक लेवल ऊपर लेकर के चलना चाहोगे आप में से कुछ लोग, तो चैट में लिखो यस। बस दो लोगों को चाहिए। अरे एक ही जना बार बार यस कर रहा है, अरे सबके लिए एक ही जने ने यस नहीं करना, हर एक ने अपने अपने के लिए करना है। ओके, सो अब आप यहां पर देखो, आपको ये बताना है कि मेरे से जुड़ोगे तो ये फायदा होगा। अब वो आपसे जुड़े ही नहीं, तो जो फायदा आप पहुंचा सकते थे वो पहुंचा ही नहीं उसको, यानी कि लॉस हो गया वो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कह रहे हो मेरे से जुड़ोगे तो ये फायदा होगा, होगा ही होगा। अब वो आपसे जुड़ा ही नहीं, तो लॉस हो गया ना उसको। तो अगर आप अपनी मार्केटिंग के अंदर ये बोलते हो कि मेरे से जुड़ने से ये फायदा ये लाभ होगा, तो क्या आपकी मार्केटिंग सेम लेवल की रहेगी या और पावरफुल हो जाएगी, जहां पर आप कहते हो मेरे से नहीं जुड़े तो आपका ये नुकसान हो जाएगा। दोनों में से कौन सी ज्यादा पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगती है आपको? ये बताना कि मेरे से जुड़ के ये फायदा होगा, या ये बताना कि मेरे से नहीं जुड़े तो ये नुकसान हो जाएगा तुम्हारा? जुड़ के सर, जुड़ के फायदा होगा। ओके, Sir, I think you said बाकी sell लोगों का the क्या loss. विचार है? ओके, अब देवेंद्र एंड एवरीबडी एल्स, अगर आप किसी को बताते हो कि अगर आप ये करोगे तो आपका जो है 12% का एडिशनल सेविंग आ सकती है, फिर आप बताते हो कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका 12% प्रॉफिट जल रहा है, दोनों में से कौन सी ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट है? सिर्फ 12% जल रहा है। तो फिर आप ये क्यों बताना चाहोगे कि 12% सेविंग हो सकती है? आप यही बताना चाहोगे कि आपका 12% प्रॉफिट जल रहा है, जो आपके पास आ सकता है, मगर आप ले ही नहीं रहे, क्यों? क्योंकि आपने मेरे से बात ही नहीं करी। हम्म। अब जब आप उसको ये बोलोगे तो यहां पर दो रिएक्शंस पॉसिबल है, या वो मान जाएगा या वो नहीं मानेगा। मान जाएगा तो ऑर्डर आ गया, नहीं मानेगा तो मीटिंग आ गई। हेलो, हम्म। नहीं मानेगा तो भिड़ेगा ना। अब जैसे मैंने आपको बोला, भिड़ गए ना, नहीं मेरे लिए तो 10% सेविंग ज्यादा बेटर है, मैं नहीं मानता 10% लॉस के ऊपर। फिर मैंने आपको समझाया तो आप मान गए, हाँ सर बात तो ठीक लग रही है आपको। इसका मतलब अपॉइंटमेंट मिल गई, मीटिंग मिल गई। तो इसका मतलब मार्केटिंग का जो बी स्टेप है, उसके अंदर क्या बोलूं, दिखाऊं, सुनाऊं, पढ़ाऊं, बताऊं, ताकि वो मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड हो जाए। हेलो, हम्म। अगर बात ही नहीं करेगा तो पेमेंट कैसे दे देगा? अब अगर एक बारी बात करने में इंटरेस्टेड हो गया, तो फिर फाइनल स्टेप आता है कि क्या बोलूं, बताऊं, दिखाऊं, सुनाऊं, पढ़ाऊं, ताकि खुशी खुशी पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाए, जिसको हम कोर सेल्स के अंदर डाल देते हैं।
अब डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द प्राइसिंग और कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारे के सारे हो सकता है एक मीटिंग के अंदर हो जाए, या फिर हर स्टेप में आपको मल्टीपल मीटिंग्स या मल्टीपल इंटरेक्शंस लगे। अगर आपको कोई 200-500 रुपए की चीज खरीदनी है, तो हो सकता है ये एक ही कॉन्वर्सेशन के अंदर ये खत्म हो जाए। अगर आपको 2 करोड़ रुपए की कोई चीज खरीदनी है, तो आप हर स्टेप के ऊपर मल्टीपल मीटिंग्स, मल्टीपल टाइम्स रिसर्च, मल्टी आइटरेटिव इंटरेक्शंस करोगे। मगर मार्केटिंग की स्ट्रेटजी एग्जैक्टली सेम है, चाहे आप 200 रुपए का माल बेच रहे हो, 2 करोड़ का बेच रहे हो, 2000 करोड़ का बेच रहे हो। बात करनी किससे है, आपका मैसेज वहां तक पहुंचेगा कैसे, आप उसको ऐसा क्या दिखा पढ़ा बता सुना सकते हो ताकि वो आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए, आप ऐसा क्या उसको बता दिखा सुना पढ़ा सकते हो ताकि वो आपको खुशी खुशी पैसों देने के लिए ट्रांसफर हो जाए। तो स्टेप 2 के अंदर हो सकता है मल्टीपल इंटरेक्शंस चाहिए हो, स्टेप 3 के अंदर मल्टीपल इंटरेक्शंस चाहिए, बस सारी की सारी इन्हीं 4 स्टेप्स के अंदर खत्म होगी मार्केटिंग एंड सेल्स। हेलो, ये बात समझ में लग रही है कि नहीं लग रही है? यस सर। अब आप मेरे को एक बात ये बताओ कि क्या ये नया बिजनेस होगा तब एप्लीकेबल होगी या पुराना बिजनेस होगा तब एप्लीकेबल होगी? बोथ सर, दोनों। अब सभी बिजनेसेस में सेम चीज एप्लीकेबल है, जिसको भी नए कस्टमर को ढूंढना है, जिसको भी नए कस्टमर को ढूंढ के उससे सेल करनी है या बिजनेस बढ़ाना है, हर एक उस बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है, नया या पुराना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, पुराना होने की वजह से आपको कुछ आसानी हो जाती है क्योंकि आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ डेमोज होते हैं, कुछ टेस्टिमोनियल्स होते हैं, बाकी लोगों ने आपसे जुड़ के वो चीज कर रखी होती है, रिजल्ट्स आए हुए होते हैं, वो रिजल्ट्स आपको डॉक्यूमेंट करके दिखाने रिलेटिवली आसान हो जाते हैं। अगर आपका स्टार्टअप है तो आपको ये सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ती है। अब स्टार्टअप के टाइम पे जब आप चीजें क्रिएट करना शुरू कर रहे होते हो, आपके पास एग्जाम्पल्स, डेमोज, नंबर्स, डेटा नहीं होता, तब आप कहते हैं एज ए स्टार्टअप और मेरे को लूट लो, यानी कि हम प्राइसिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। होना चाहिए भी सही, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। जैसे ही आपके पास 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 क्लाइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इंडस्ट्री एंड कंसिडरेशन वैल्यू, आपके पास वो नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं, आप प्राइस इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। यस सर। बात कितने लोगों को समझ में आ गई है, कितने लोगों को लग रहा है नॉनसेंस है, बेकार की बात कर रहे हैं? नहीं, समझ में आ गई सर, ये होता ही ऐसे है। तरीका ही यही है। तरीका ही यही है, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप हो, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आपको बोलता है, आप कहते हो जी मैं आपका बिजनेस बढ़ा दूंगा, अच्छा कैसे बढ़ाएगा, दिखा मेरे को किसका किसका बढ़ाया, अभी कुछ है नहीं दिखाने के लिए। फिर लोग पता क्या करते हैं, सर मैंने एनडीए साइन करा हुआ है, सर मैं प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से दिखा नहीं सकता। वो फिर पंजाबी के अंदर वर्ड बोलता है ये प्रोफेशनल एथिक्स को ऐसे रोल कर तो सही जगह पे रख ले इसको। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी कंपनी को कुछ पैसा बचाने के अंदर, इंप्रूव करने के अंदर, प्रॉफिट बढ़ाने के अंदर, अगर आपने किसी को हेल्प करी है, तो आप बताना चाहोगे कि नहीं बताना चाहोगे? वो कहता है सर रीजन 1 नहीं बता सकता, रीजन 2 नहीं बता सकता, रीजन 3 इस वजह से नहीं बता सकता। व्हाट नॉनसेंस। इसका मतलब यह है कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तब आपको एक्सप्लॉइट होना पड़ेगा। जैसे ही आपके पास पहले कस्टमर या दूसरे या पांचवें कस्टमर के अंदर आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं जो आप दिखा सकते हो, प्राइस बढ़ा दो। अब टेस्टिमोनियल्स जो है एक स्ट्रैटेजी होती है, इसके अंदर टोटल मिला के 4 स्ट्रैटेजीज होती हैं। टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज, सक्सेस स्टोरीज, रेटिंग्स, रिव्यूज, 5 अलग अलग स्ट्रैटेजिक अप्रोचेज हो सकते हैं इसके अंदर। तो आपको ये देखना है कि आपका नया बिजनेस है, तभी भी आपको ये सेम चीज करनी है। अगर आपका एस्टैब्लिश बिजनेस है, तभी भी सेम चीज करनी है। यू नो व्हाई? बिकॉज businesses would only get growth when you start talking to more and more strangers. हेलो, ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? बहुत सारे लोगों को शायद समझ में भी नहीं आएगी ये बात। जितने लोगों को समझ में आ गई, लिखो MAG इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं समझ में आई तो लिखो प्लीज एक्सप्लेन अगेन।
businesses would only grow when you connect with, talk to, get in touch with more and more strangers. इसका मतलब जो ऑलरेडी आपसे बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके ऑलरेडी टच में है, जो बिजनेस लेना था ले सकते हो, वो तो आप ले ही रहे हो, मगर आपको तेजी से ग्रो करना है तो आपको और ज्यादा ऐसे लोगों से बात करनी पड़ेगी जिनको आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानते। हम्म। यस, एब्सोल्युटली दीपेश, एनबीडी की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आई बात? समर्थ, इज इट क्लियर नाउ और स्टिल नॉट क्लियर? अब वो स्ट्रेंजर्स कौन होंगे, वो हमारी डेफिनेशन है। किससे बात करनी है, मेरा मैसेज कैसे पहुंचेगा, क्या बताऊं ताकि बात करने में इंटरेस्टेड हो जाए, क्या बताऊं ताकि पैसा दे दे। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, अब आपको यहाँ पर देखना है कि अगर आपका जो है नया बिजनेस है, तब भी सेम आपके लिए एप्लीकेबल स्ट्रैटेजी होगी। अब हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बात करनी किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेरा मैसेज उन तक पहुंचेगा कैसे। अब हमारे को देखना है कि ये लोग जिनसे हम बात करना चाहते हैं, मेरा मैसेज कैसे पहुंचेगा। सिंपलेस्ट तरीका है कि उनका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस मेरे पास आ जाए। इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता। किसी तरीके से मेरे पास इनका मोबाइल नंबर आ जाए, किसी तरीके से मेरे पास इनका ईमेल एड्रेस आ जाए, तो उससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। थर्ड, अगर ये दोनों में से कुछ नहीं है मेरे पास, उसकी मैंने 17 स्ट्रैटेजीज डेवलप करी हुई हैं। उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस कैसे आएगा, उसकी 17 स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं अपनी 5 मंथ्स वर्कशॉप के अंदर बताता हूँ। 17 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। अब मान लीजिए कि वो उसमें से कोई भी स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल नहीं होती है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा हो सकता है। अब क्या करें? अब आपको देखना है, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे डिजिटल के ऊपर प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, ट्विटर है जिसको हम एक्स बोलते हैं, गूगल है। गूगल के अंदर भी 2 टाइप के, 4 टाइप के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। गूगल एड्स है, गूगल ऑर्गेनिक एसईओ है। गूगल के अंदर फिर होता है माई बिजनेस है, माई बिजनेस के अंदर भी एसईओ है, ऑर्गेनिक है और पेड है। बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपका टारगेट ऑडियंस इन सारे प्लेटफॉर्म्स में से कहां पर मिलेगा? अगर आप ये चीज पता लगा लो कि आपका टारगेट ऑडियंस जिससे आपको बात करनी है, इनमें से सब जगह पर नहीं है, इस प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, आपकी मार्केटिंग सिर्फ इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होगी। अब ये पता कैसे लगेगा? क्या ये पता लगाया जा सकता है? हाँ जी, बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेट अस से हम बात करते हैं गूगल की। सो गूगल के अंदर एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर। मात्र 15 मिनट अगर आप सही से समझ के उसको स्पेंड कर लें, आपको पता लग जाएगा कि मेरा टारगेट ऑडियंस गूगल पे है या नहीं है। अगर आपका टारगेट ऑडियंस गूगल पे है, नेक्स्ट डिसीजन जो आपको करना है वो ये सोचना है कि मैं गूगल एड्स करूंगा या एसईओ करूंगा। यहां पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। एजेंसी आपको आके बताती है, अंकित जी, गूगल के ऊपर जो है देखो इतनी सर्चेज हो रही हैं आपके टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। गूगल एड्स अगर आप चलाओगे तो हर क्लिक का पैसा देना पड़ेगा आपको। आप एक काम करो, आप एसईओ कर लो। एसईओ का कोई पैसा किसी को नहीं देना पड़ता। हाँ, एसईओ से कुछ धंधा पानी आ जाए, फिर सोच लेना गूगल एड्स पे पैसा लगाने के नहीं आना, जहाँ पे हर क्लिक का पैसा लगेगा। अंकित जी को लगता है वाह मजा आ गया, क्या बढ़िया जबरदस्त सलाह दी है, और फ्री सुन के तो वैसे ही अंकित जी छोड़ो सभी को ही मजा आ जाता है। हम्म। अभी अभी आपको लाइफ की सबसे खराब एडवाइस मिली। क्यों? क्यों? क्योंकि वो एजेंसी एसईओ जानती है, उसको एसईओ करना आता है, और उसको जो आता है वो वही बेच के चला जाएगा। उसको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सुरभि को क्या चाहिए, अभिनव को क्या चाहिए, समर्थ को क्या चाहिए, क्या ये चीज उसके बिजनेस को रियली में ग्रो कर सकती है कि नहीं कर सकती है। उसके पास सिर्फ है ही एक चीज, और वही आपको बेच के चला जाएगा। when you have the only tool as hammer, or when you have the hammer as the only tool, then you find every problem as a nail, then you identify every problem as a nail। ये बात कितने लोगों ने सुनी है? ये बात सुनी है कि नहीं सुनी है? अरे सर हाँ सुनी ना, नहीं है, कभी भी नहीं। जिंदगी सुनी में नहीं है पहली बार सर, ही सुन रहा हूँ, क्या मतलब? पर अनुभव था, अगर आपके आपने पास, उसको हाँ वर्ड में दे दिया। हाँ, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ एक हथौड़ा ही है पूरे टूल बॉक्स के अंदर, तो हर जगह पर आप हथौड़ा ही यूज करोगे।
अगर आपके पास एसईओ का ही एक टूल है जो आपको आता है, हर जगह पर आप एसईओ ही टूल लगाने की कोशिश करोगे, एसईओ ही चिपकाने की कोशिश करोगे। सर हमारी इंडस्ट्री में ना एक वो है कि अगर प्रॉब्लम दवाई से ठीक हो सकती है ना, और अगर आप सर्जन के पास चले जाते हो तो कहता है सर्जरी तो करनी पड़ेगी। सर्जन हमेशा कहेगा सर्जरी करा लो। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये चीज तो मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखी हुई है। सर्जन से बात हो रही थी, वो कहता है हाँ इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, और उसने पैकेज भी बनाकर डिसाइड कर दिया। घबराए हुए थे सारे घर के अंदर की सर्जरी बोल दी। किसी और डॉक्टर से बात करी, कहते हैं कुछ नहीं है, 7 दिन का कोर्स कर लो ठीक हो जाएगा ये मेडिसिन का। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ कल ही हुआ है। निशांत क्या हुआ है तुम्हारे साथ बताओ। सर डॉक्टर के पास गए थे, छोटी सी कोई थी, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ली, तो वो बोल रहे थे कि दवाई से सही हो जाएगा। ओके, और डॉक्टर के पास गए, ये बोल रहे ऑपरेशन ही होगा रिपोर्ट देख के। हाँ, अब मैं ये गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट एन हाँ। एक्सपर्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि जब भी कुछ भी बात सर्जन बोल रहे तो वो गलत ही होगी, बट हम्म। ये ऐसा टेंडेंसी है कि मेरे पास अगर सुई होगी तो मैं हर जगह सुई की कोशिश करूंगा यूज करने की, अगर मेरे पास तलवार होगी तो मैं हर जगह पे तलवार ही चलाने की कोशिश करूंगा, हम्म। बिकॉज मेरे को उसके अलावा कुछ मालूम ही नहीं है। आज तक आप यही तो करते आए हो, एग्जीबिशंस के अलावा आपको कुछ मालूम ही नहीं था। हर जगह पे हर बिजनेस एग्जीबिटर बन के खड़ा हुआ है, पैसा कोई नहीं बना रहा। फैक्ट है, मतलब ये चीज ऑब्जर्व की गई है काफी सारी जगहों पे। काफी सारे लोग होते हैं, अच्छा, होते हैं मैं कि पूछता हूँ, मैंने कहा अच्छा तू क्यों कर रहा है एग्जीबिशन? सर क्योंकि इंडस्ट्री में सारे ही कर रहे हैं। एवरी बिग ब्रांड, एवरी बिग कंपनी हु हैज एवर बीन करेक्ट। who was small and has now grown, they have done it through exhibitions. I am also doing the same thing. अच्छा, मैंने कहा अगर पैसा नहीं बन रहा तो बंद कर दे। क्या तूने उसकी P&L देखा है? उसने एग्जीबिशन पे कितना पैसा स्पेंड करा, उससे उसने कितना पैसा बनाया? नहीं सर, देखा तो नहीं है। अच्छा, तेरा पैसा नहीं बन रहा, तू तो बंद कर दे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैं बड़ा स्टॉल लेकर के जाता हूँ, वहां पर बड़ा स्टॉल लगाता हूँ ताकि लोगों को लगे कोई अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। अगर मैं स्टॉल का साइज छोटा कर दूं, मेरा खर्चा आधा हो जाएगा। पर अगर स्टॉल का साइज छोटा करना मेरे लिए मौत के बराबर है। मतलब लोगों को लगेगा इसने स्टॉल छोटा कर दिया, इसका काम धंधा चल नहीं रहा इसका, आप कह रहे हो बंद कर दूं मैं? इसका क्या मतलब है कि आपको एग्जीबिशन के अलावा और कोई चीज मालूम ही नहीं है मार्केटिंग के अंदर क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। एग्जीबिशन के फ्रैक्शन ऑफ ए कॉस्ट के अंदर आप कैसे कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो, कैसे उनसे धंधा उठा सकते हो, कैसे रिपीटेटिवली धंधा उनसे आप उठा सकते हो, आपको मालूम ही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला व्हेन यू हैव हैमर एज द ओनली टूल, यू फाइंड एवरी प्रॉब्लम एज अ नेल। आपके पास एग्जीबिशन ही आपको समझ में आता है क्योंकि आपने देखा ही वही है। आपकी समझदारी में सिर्फ एग्जीबिशन ही फिट हो रहा है, आपको और कुछ दिख भी नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, वही करे जा रहे हो। और लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लोग हर साल लगा के क्या जाते हैं एग्जीबिशन के नाम पे। और ये भी नहीं है कि पहली बार ही कर रहे हैं, चलो टेस्ट करने पहली बार ही कर रहे हैं, 5 5 8 8 10 10 साल से कर रहे हैं। कभी तो आएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब आप एग्जीबिशन कर तो रहे हो, इसका मतलब आपको एग्जीबिशन की भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मालूम नहीं है कि कैसे होती है, कैसे काम करती है। चलो कम से कम एग्जीबिशन कर लो, करने के लिए एग्जीबिशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो समझ लो। 13 स्ट्रेटेजीज होती हैं, 13 अप्रोचेज होती हैं मार्केटिंग की, एग्जीबिशन मार्केटिंग के अंदर। हम क्या करते हैं? स्टॉल खरीदते हैं, एक डिजाइनर हायर करते हैं, स्टॉल को सुंदर तरीके से डिस्प्ले कर सकें, यहाँ से स्टाफ लेकर के जाते हैं, वहां जाके कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं बहू बन के, यहाँ पर लाला बन के। अब वेट करते हैं कोई आ जाएगा तो बात कर लेंगे। ये स्ट्रैटेजी है हमारी एग्जीबिशन मार्केटिंग। आपको क्या समझना है, मैं किसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं एग्जीबिशन मार्केटिंग के अगेंस्ट नहीं हूं। अगर एग्जीबिशन से आपका पैसा बनता है ना तो मेरे साथ बैठो, मैं आपको बताऊंगा इसको 10 टाइम्स कैसे ग्रो करना है, 100 टाइम्स कैसे ग्रो करना है। मगर आपका किसी भी स्ट्रैटेजी से अगर पैसा बन नहीं रहा तो मैं कहता हूं उसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो। इतनी सिंपल एडवाइस है, समझ में नहीं आती लोगों को, पता नहीं क्या। ओके, तो फिर से वापस आ जाता हूँ कि हमारा मैसेज उन तक पहुंचेगा कैसे। हमारे पास गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ईमेल है, मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप है, एसएमएस है, कॉलिंग है, ट्विटर है। 50 तरीके के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं।
हम क्या कर रहे हैं? एग्जीबिशन एग्जीबिशन ओके। अब अगर आपने यहाँ तक मैसेज उनको पहुंचाया और आपका मैसेज में दम नहीं है, अगर आपकी टारगेटिंग ठीक है, मैसेजिंग बर्बाद है, रिजल्ट नहीं आएगा। आपकी मैसेजिंग ठीक है मगर आपकी टारगेटिंग गलत है, रिजल्ट नहीं आएगा। मोस्टली जब मैं लोगों को चीजें बात करके डिक करके पूछता हूँ, ना टारगेटिंग ठीक होती है ना मैसेजिंग ठीक होती है, दोनों ही बर्बाद होती है, दोनों ही रहते फैले होते हैं। इसके वजह से उनके रिजल्ट नहीं आते। कहाँ रिजल्ट नहीं आते? किसी भी स्ट्रेटेजी पर रिजल्ट नहीं आते। अब वो लोग कहते हैं कि सर आप तो सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन की बात करते हो, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ ऑनलाइन के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, मैं बात में बता रहा हूँ आपको, बार बार बोलता हूँ कि मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। अब वो स्ट्रैटेजी आप गूगल पे लगाओगे या होर्डिंग्स पे लगाओगे या बैनर्स पे लगाओगे या फेसबुक पे लगाओगे, अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है, हर जगह काम करेगी, हर जगह काम करेगी वो। मेरी साइंस लोगों ने न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन के अंदर, बैनर्स के अंदर, होर्डिंग्स के अंदर, लीफलेट्स के अंदर, ब्रोशर्स के अंदर, कैटलॉग्स के अंदर, रेडियो पे, टीवी पे मेरी स्ट्रेटजीज जो मैं बताता हूँ वो यूज करिए, एंड दे हैव गॉट फिनोमिनल रिजल्ट्स, फिनोमिनल रिजल्ट्स। ऐसी बात करते करते मेरे माइंड में आया है, एक चेयर मैन्युफैक्चरर जो ऑफिस चेयर मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने मेरे से कनेक्ट करा। एंड इंटरेस्टिंगली उन्होंने 5 मंथ्स वर्कशॉप अभी ज्वाइन करी थी, 2 एक सेशन हुए थे। उन्होंने बोला कि हमने ना रेडियो स्पॉट बुक करा है और हमारी एजेंसी के अंदर ना ये मैसेज उन्होंने बनाया, हमने कोई बड़ा सा नाम उन्होंने बताया था एजेंसी का, पॉपुलर वन। कहते हैं उन्होंने ये हमारे को मैसेज भेजा है, जिंगल या जो भी बोलते हैं उसको, 20 सेकंड का स्पॉट है, तो हमने लिया, हमने 1 महीने के लिए बुक करा है, इतने लाख रुपए का हमारा ये स्पेंड हो रहा है। कहते हैं बस क्योंकि वर्कशॉप ज्वाइन करिए, आपकी बात मेरे को साइंस समझ में आ रही है, तो सिर्फ आपसे वैलिडेट अप्रूवल करने के लिए जो है मैंने आपको मैसेज भेजा है। मैंने मैसेज भेज दिया, मैसेज सुन लिया, उसका जो उन्होंने ऑडियो मैसेज भेजा, मैंने कहा बंद कर दो, इसको मत चलाना। उसके बाद उसका कॉल आ गया, सर ये तो बस 2-4 दिन में जाने का ड्यू है, क्या करूं मैं? तो मैंने उसको ना वैसे बोला कि मैं तो, लेट मी गिव यू ए फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ ए टेम्पलेट। कहता है ओके। मैंने उसको 1 मिनट के अंदर फोन के ऊपर ही डिटेक्ट कर दिया। मैंने कहा थिंक ऑफ दिस इन दीज लाइंस, यूज दिस वर्ड्स एंड ट्राई दिस, देन यूज योर एजेंसी हेल्प टू मॉडिफाई दिस मैसेज एंड अच्छा, 3-4 दिन के बाद कहता है द मैसेज इज गॉन लाइव। जो मैंने बोला था ना, जो मैंने बोला था 90% एज इट इज चला दिया उनको, जबकि मैंने बोला फिल इन द ब्लैंक टेम्पलेट है, इसको इस तरीके से करना। सिर्फ वो मतलब मेरी आवाज रेडियो के लायक नहीं है, तो उन्होंने रेडियो आर्टिस्ट से वो, वॉइस आर्टिस्ट से वो करवा के दिया। कहते हैं सर 1 महीने का स्पॉट बुक करा था, 15वें 16वें दिन तक आते आते मेरी फैक्ट्री 3 महीने के लिए बुक हो गई थी। अब जब लोग कह रहे थे, हम उनको बोल रहे थे, उनकी लीड्स आ रही थी, उनको बोल रहे थे कि 3 महीने से पहले शिफ्ट नहीं कर सकते, उन्होंने मना कर दिया कि मैं इतना वेट नहीं कर सकते। कहते हैं हमारे को 16वें दिन पे आके ऐड को बंद करना पड़ा। यही सेम चीज मेरे पास एक 15,000 करोड़ के ग्रुप टर्नओवर के पर्सन मेरे पास आके बैठे, उन्होंने बोला कि हमने इंडिया की सबसे टॉप एजेंसीज में से एजेंसी हायर करी है। हम ये रेडियो की बात कर रहे थे, उन्होंने टीवी का बोला कि हमने टीवी के अंदर ये स्पॉट्स बुक करे हैं, इतने लाख रुपए का पर स्पॉट का पर मंथ का ये है, इतने चैनल्स हम बुक कर रहे हैं, इतने करोड़ का हमारा मंथली स्पेंड होगा और अगले इतने महीने तक ये चलेगा। तो कहते हैं कि ये बस स्टार्ट होने वाली शूटिंग, इसकी स्क्रिप्ट हमारे पास है, हम पिछले 3-4 महीने से ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे, अभी आपकी वर्कशॉप ज्वाइन करिए तो मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ मैं स्क्रिप्ट। उन्होंने 3-4 पेज की मेरे को स्क्रिप्ट दिखाई, मैंने पहली 4 लाइनें पढ़ी और मैंने वापस कर दी। मैंने कहा ये बेकार है। कहते सर आपने तो पढ़ा भी नहीं। कहते सर एक बार ही रिक्वेस्ट है, प्लीज पढ़ तो लो। मैंने कहा ये बेकार है, आपका सारा पैसा जला के जीरो कर देगा ये, ब्रांडिंग के नाम के ऊपर। कहते हैं हाँ, अब तो यही हो रही है कि पहले ब्रांड बनाना पड़ेगा, पहले आपको कोई जानता नहीं, आप मार्केट में न्यू एंट्रेंट हो, पहले आपका नाम पहुंचाना पड़ेगा लोगों को, ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो 4 महीने से क्या कर रहे हैं? कहते हैं सर इसी की तैयारी कर रहे हैं, ये फाइनल स्टेप निकल करके आई है, आपने बिना पढ़े रिजेक्ट कर दी। एक बार पढ़ के देख तो लो। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया है, मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया, ये आप ऐड चला किस ले रहे हो, इस ऐड को चलाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके जवाब उन्होंने पता क्या दिया? साइलेंस। क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मैंने बोल दिया ब्रांडिंग तो फिर गाली पड़ेगी। कहते हैं सर क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऐड चलाने का? अब जैसे स्मार्ट लोग होते हैं ना, मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ उसने काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा किसी भी मार्केटिंग के 13 स्ट्रेटेजिक बिजनेस ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो भी आपने स्क्रिप्ट बनाई है इन 13 में से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए आपने बनाई है?
तो उनका क्वेश्चन आया, सर ये 13 होते हैं, हम तो सिर्फ ब्रांडिंग ही सोचते थे। अब मैंने कहा कुछ भी समझ में नहीं आता, लेमेंस टर्म्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जब एड कोई देखेगा तो वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे एक्शन ले। मिर्जुल, उसके लिए जो है ना थोड़ा पैसा लगेगा। वर्कशॉप में आप आ रहे हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, मैंने कहा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, एटलीस्ट दो ऑब्जेक्टिव्स तो होने ही चाहिए आपके, कि मेरे ईवी है तो मेरा ईवी खरीद लें, और अगर ईवी का कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे तो वो मेरे से कांटेक्ट कर ले और डीलर बन जाए या डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए अप्लाई कर ले। कम से कम ये 2-3 ऑब्जेक्टिव्स तो समझ में आते हैं आपको, और कुछ भी समझ में नहीं पड़ता तो कहते हैं हाँ ये तो समझ में आते हैं। मैंने कहा अब मैंने इसकी 4 लाइनें पढ़ी थी, या पहली मैंने स्क्रिप्ट का पैराग्राफ पढ़ा था, आप मेरे को पढ़ के बताओ इन 4 पेजों में इन 2 ऑब्जेक्टिव में से कौन सा ऑब्जेक्टिव कहते हो मीट करने के लिए ये स्क्रिप्ट का ये पार्ट है। कहते हैं मैं समझ गया। अगर वो उन्होंने चला दिया होता, करोड़ों रुपया अगले 3-4-6 महीने के अंदर जीरो हो जाता है। क्या आप में से किसी को ये बात समझ में आ रही है, या आपको लग रहा है ये फालतू की कहानियां सुना रहे हैं मेरे कैपिटल में, मैं तो टीवी ऐड करनी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या है। वही सेम स्ट्रैटेजी आपको न्यूज़पेपर में चलानी चाहिए तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, वही सेम ऐड आपको टीवी पे या होर्डिंग्स पे या रेडियो पे चलाना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, यही आपको गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे चलाना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी। स्ट्रैटेजी इज मिसिंग। तो एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट आई जस्ट डिस्कस टुडे। तो अगर आपका स्टार्टअप है तो आपको स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपके माइंड में स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होगी सेल नहीं आ सकती। अगर भूले भटके कोई सेल आ रही है तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर वो ज्यादा दिन चल रही है तो आपके पास कोई ग्रो करने का तरीका नहीं है। जो चल रहा है वो चल रहा है, आप उसको ग्रो नहीं कर सकते। इसको टिपिकली मैं बोलता हूँ मजाक मजाक में पिछले जन्मों के कर्मों का फल। अभी क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मालूम ही नहीं है करना क्या है। इज दिस कॉन्वर्सेशन मेकिंग एनी सेंस? हाँ ना, नॉनसेंस कुछ तो बोल दो। हाँ जी, समझ। सर, would you say that सारी बिजनेस स्ट्रेटजीज की मेन स्ट्रेटजी सेल द लॉस ही होती है, एंड सेल द लॉस शुड बी द मेन स्ट्रेटजी? इसके अंदर जो है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आपको ये देखना है कि ह्यूमन इमोशंस, ये सेल द लॉस की स्ट्रेटजी आई कैसे है। ये ह्यूमन इमोशंस के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, आपको बहुत छोटे से मैं ज्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। A human brain experiences hundreds of types of emotions. Love, anger, fear, lust, sadness, excitement, and so on and so forth. तो अगर हम ये हंड्रेड्स ऑफ इमोशंस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा टॉप की सबसे मोस्ट पावरफुल इमोशंस मालूम है कौन कौन सी होती है? जो सबसे ज्यादा पावरफुल इमोशन कौन सी होती है, आप कह रहे हैं? सबसे सबसे ज्यादा पावरफुल इमोशन कौन सी होती है? मतलब डिपेंड करता है कि वो इमोशन से क्या पर्पस सॉर्ट होना है। मतलब इट कैन बी एंगर, नहीं इट कैन नहीं नहीं नहीं, आपको जवाब मालूम है तो मालूम है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। डो नॉट बी नहीं मालूम है डिप्लोमेटिक सर, कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता नहीं है। मालूम। सबसे पावरफुल इमोशन होती है फियर। उसके नेक्स्ट लेवल के ऊपर होता है ग्रीड। उसके नेक्स्ट लेवल पे होता है लस्ट। ओके। बाकी सारी इमोशंस उसके बाद आती हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है ना, अपने डिसीजंस लेते हैं इमोशंस के ऊपर बेस करके, उसको जस्टिफाई करते हैं रीजनिंग और नंबर्स और फैक्ट्स के ऊपर बेस करके। तो अगर आपने सबसे मोस्ट पावरफुल इमोशन पकड़ ली तो डिसीजन मेकिंग जो है ना फास्टर हो जाती है। अब सबसे पावरफुल इमोशन है फियर। फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ लूजिंग आउट, फियर ऑफ गेनिंग। अब कहोगे फियर ऑफ गेनिंग कैसे हो सकता है? क्या फियर ऑफ गेन, क्या कोई ऐसी कोई चीज होती है जहां पे फियर ऑफ गेन हो? बट फियर ऑफ गेनिंग वेट, आपका मतलब हाँ, वो फियर हो गया गेनिंग जो वेट? लोग डाइट कर रहे हैं उनसे पूछो फियर ऑफ गेन क्या होता है।
फियर ऑफ वेट गेन क्या होता है? हम्म अब अगर आप कहते हो कि मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस के अंदर मैं किसी भी रीजन से मैंने सारी ट्राई कर ली, फियर मैं नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता, नेक्स्ट आ जाता है ग्रीड। आपने कहा कि मैंने सारा दिमाग लगा लिया, समहाउ मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के अंदर ग्रीड को यूज नहीं कर सकता, नेक्स्ट आ जाता है लस्ट। आप कहते हो मैंने सारा दिमाग लगा लिया, इन तीनों में से कोई इमोशन फिट नहीं बैठ रही, फिर आप बाकी 100 में से कोई और इमोशन पकड़ लो। So, one thing I could make out of your thing explaining कि for my business at least for industrial space sell the loss तो बहुत major apply होता है। I mean आप जैसे से बोल रहे थे बैठे बैठे मैंने हर 10 एक बिजनेस में sell the अप्लाई loss होता है। होती है। हाँ, हर एक बिजनेस में अप्लाई होता है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा दिमाग उसको कैप्चर नहीं कर पाता कि मेरे बिजनेस में ये कैसे हो सकता है। अब लोग बोलते हैं कि मेरा तो लग्जरी ब्रांड है, मेरा तो कॉस्मेटिक्स है, मेरा तो ज्वेलरी है, ज्वेलरी के अंदर मैं फियर कैसे लेकर के आऊं? ठीक है, आई अंडरस्टैंड, जब तक नहीं समझ में आता कोई और इमोशन पकड़ लो, जिस दिन क्लिक हो जाएगा आपको फियर कर लेंगे आप यूज। बट सर बात सही है, ज्वेलरी और होम डेकोर जैसी चीजों में मतलब सेल द लॉस कैसे वर्क करेगा एग्जैक्टली? आपने पैसा खर्च करा ये सोच के कि ये जो है नेचुरल डायमंड है, किसी ने आपको लैब ग्रोन चिपका दिया, क्या कोई तरीका है आपको पता लगाने का? ओ पता नहीं सर, आई थिंक होता तो होगा, टेस्टिंग से पता तो चल लगता होगा कि लैब ग्रोन डायमंड और रियल आपके डायमंड। पास कोई तरीका है? आपके पास कोई तरीका है पता एज ए लगाने लेमैन तो नहीं पता होगा, आई थिंक मेजोरिटी लोगों को नहीं पता होगा। का? आप जो है गोल्ड ज्वेलरी लेकर के आए, उसमें लिखा हुआ हॉलमार्क है, आपको क्या तरीका है आपके पास पता लगाने का ये एक्चुअली में है या नहीं है? करेक्ट, ये भी फेयर होता है कि हॉलमार्क भी नकली नहीं लगा होगा कहीं। आपको ये मालूम है कि हॉलमार्क असली है या नकली है? हॉलमार्क की कितनी स्टैंपिंग होती है ये मालूम है आपको? नो। थैंक गॉड आपने ज्वेलरी आप नहीं खरीदते आपके घर में, सिर्फ आप पैसा देते हो। अब लोग कहते हैं इसमें तो मनुष्य बहुत आसान होता है, इसमें सर्टिफिकेशन होती है, एक आईजीएस सर्टिफिकेट होता है, एक ये होता है, वो होता है, आईजीएस सर्टिफिकेट होता है। आपको ये मालूम है कि सर्टिफिकेट ऑथेंटिक है कि नहीं, ये कैसे पता लगता है? तो सब कुछ ही फ्रॉड है ऐसे तो सर, आप कह रहे हो तो किसी चीज की ऑथेंटिसिटी नहीं है तो कुछ डर लगना शुरू हुआ? वो तो है ही कि मतलब अब खरीदा है तो नकली है, सही है क्या है, पेपर भी गलती हो गया तो फिर क्या सही है? डर लगना शुरू हुआ? अब इसको आप बताओ ज्वेलर कैसे मार्केट कर सकता है, मतलब वो अब उस वो कैसे सही है, वो जो इसको मैं कैसे कर देगा? मैंने आपको फ्री में प्लेटर के ऊपर रख के बिना वर्कशॉप ज्वाइन करे ज्वेलरी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अभी अभी बता दी मैंने आपको। अच्छा, गर्ल्स और लेडीज को मालूम होगा, सुरभि आपको मालूम होगा हॉलमार्क की स्टैम्प्स कितनी होती है? नहीं सर, मुझे नहीं पता, बट दिस इज अ वेरी मतलब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट फॉर मी ऑल्सो। मतलब हम लोगों के लिए तो, ऑल्दो मेरे को डाउट कभी कभी हुआ है कि वट एवर वी आर वियरिंग इज लैब ग्रोन है या नहीं है, मैं बट आपको पता ही अपना नहीं है। खुद का एग्जांपल देता हूँ मैं। मैं बहुत छोटा था बचपन के अंदर, अ, मेरी मम्मी, मेरी मासी जी, मेरी नानी जी बचपन के अंदर। हर एक जगह से जूलर से, हाँ छोटे से, जब मैं बचपन की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 10-12 साल का था, समझदारी जितनी होती है बच्चों के अंदर, तो वही मैं उनसे बात कर रहा था कि मतलब बात कर नहीं रहा था, मैं सुन रहा था। तो आपस में मम्मी मासी वगैरह डिस्कस करते हैं, हम तो एक्सवाइजेड जूलर के पास जाते हैं, तो बड़ा अच्छा है, बड़ा मतलब अच्छे से बात करता है सब कुछ, और इतने सालों से जा रहे हैं तो ट्रस्टेड है, अब पुनः कहीं इधर उधर से मत लिया करो, अपने ट्रस्टेड जूलर के पास ही जाया करो। तो ऐसी बात होती, कहते हैं हम तो वहां से जाते हैं, मैं कहीं का किसी का नाम नहीं लूंगा, कुछ मैं बोलूंगा नहीं उसके बारे में। तो फिर मेरी मम्मी ने भी वहां से ले लिए कंगन वगैरह अपने सोने के। तो बहुत सालों के बाद ऐसे ही हम करोलबाग में किसी ज्वेलर के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि हमने ना इसकी टेस्टिंग मशीन लगाई है, लेजर टेस्टिंग मशीन होती है जहाँ पर वो गोल्ड का जो भी आप कहते हो उसको वो मशीन के अंदर रखते हैं, और मशीन वैल्यू दिखा देता है कि इसके अंदर कितना गोल्ड है, कितना कॉपर है, कितना एक्सपायर्ड है, जो भी टेक्निकल चीज होती है। तो जो मेरी मम्मी जो है, हाँ जो मेरी मम्मी जो है 22 कैरेट का सोच करके पे करके पैसे दे करके आए थे, जो कहते हैं कि सारे रेट पे है वहां पर, वो 16 कैरेट का निकला वो। अच्छा, तब ना हॉलमार्क वाला सिस्टम होता ही नहीं था, मैंने आपको इसलिए बोला मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। इसका मार्जिन वही तो होते होंगे हॉलमार्क वाला हमारे 100 सिस्टम होता ही ग्रोसी। नहीं था, हॉलमार्क का सिस्टम बहुत बाद में आया था। तो अब यहाँ पर आप देखो
कि वो बात क्या होती थी, बहन जी बहन जी बहन जी, माता जी माता जी माता जी, इतने सालों से बैठे हैं, कभी कोई दिक्कत तो आ जाओ। अच्छा, कभी कोई दिक्कत होती है, पॉलिशिंग वॉलिशिंग फ्री में कर देते हैं। कभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टांका वगैरह टूट गया, वो टांका आराम से वो फ्री में लगा कर देते हैं, तो बड़ी अच्छी सर्विस है भाई। अगर 22 की चीज बताकर क्या 16 कैरेट की बेचो, तो ये सर्विस तो फ्री दे भी दोगे, तो आपको कोई नुकसान थोड़ी है, आपको तो हर बार फायदा ही है, क्योंकि बार बार कस्टमर आएगा ये फ्री सर्विस के चक्कर में, तो जितनी बारी ज्यादा आएगा। Harpreet, are you here or any other jeweler here in the session or anybody यस who सर, has anything to do with jewelry industry? Harpreet, जो मैं बता यस रहा सर, हूँ ऐसा होता था पहले या मेरा यस वन सर। ऑफ एक्सेप्शन? सर आइंस्टाइन डायमंड, तो नेचुरल डायमंड के लिए मैंने क्या किया कि आज से 7 years पहले न्यूयॉर्क से मशीन इंपोर्ट करा ली जो नेचुरल डायमंड बताती है। तो लाइक आई वाज द फर्स्ट इन यूपी हैविंग दैट मशीन। उसको मैंने बहुत लिवरेज किया, मतलब सारे शॉपकीपर से कहता था कि आई एम द ओनली ज्वेलर इन होल यूपी हु हैज दिस मशीन। मैंने ना जानकारी में गलत खरीदा, ना जानकारी में आपको गलत दिया, तो भी आपका डिफेम होगा। तो मेरे यहाँ आपको बिल्कुल नेचुरल डायमंड मिलेगा। फिर क्या हुआ, आईजीआई सर्टिफिकेशन मजबूत हुआ। फिर मैंने ट्रस्टेड ज्वेलर का मतलब मिल गया मुझे, तो आई वाज फर्स्ट इन यूपी गेटिंग द ट्रस्टेड ज्वेलर सर्टिफिकेट विद मी। अब हॉलमार्क वाली बात आई आपने जो बोली, हॉलमार्क में मतलब जो सारे मार्क्स होते हैं और क्या नाम है, कस्टमर को लेंस के साथ दिखाना शुरू किया। तो उससे क्या होता है कि अभी जैसे कोई कस्टमर आया, उसने कहा कि भैया क्वालिटी है, उसमें मैंने उसको बताया कि 2 लाख रुपए का है, तो उसने कहा कि अरे ये तो 1.5 लाख का भी मिलता है। मैंने कहा बहन जी 1 लाख का भी मिलता है, पर हमारे यहाँ जो मिलेगा नेचुरल मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट नंबर हीरे के ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़वा देता हूँ, विच मतलब नो अदर ज्वेलर डिड एवर। तो आई गॉट अ मशीन जिससे कस्टमर जो है सर्टिफिकेट नंबर भी पढ़ लेता है। तो जो सेलिंग द फियर मतलब बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटेजी है। कोई भी शॉपकीपर या कंज्यूमर मेरे यहाँ आता है तो उसको ये पता है कि इनके यहाँ मतलब दिखा देते हैं, मतलब हर चीजें जो है लेमैन को भी बता देते हैं, तो तो उसको जी बहुत टिका होता है उसका। तो हाँ हाँ हाँ, अब आपको देखो कि समर्थ, आपको समझ आना शुरू हुआ कि ज्वेलरी के अंदर भी कैसे फेयर यूज कर लिया हमने, जो कि वैसे राइट लग्जरी के सर। अंदर माना जाता है। अब इस चीज को मैं और स्ट्रांगली यूज तो करूंगा आज, अभी जैसे सेशन के बाद अब समझ में आ गया, इस डर को और अधिक अच्छे से लेवरेज करूंगा मैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं आपको इसका एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हैं, कोई आपका लव्ड वन को, नियर एंड डियर वन को अचानक से चेस्ट में पेन होना शुरू हो गया, अचानक से, भगवान ना करे, मगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं, तो आप हॉस्पिटल्स में कॉल कर करके पहले उनसे कोटेशन मंगवाएंगे कोई चांस ही नहीं है सर, तो स्प्लिट उस सेकंड में टाइम के ऊपर। डिसीजंस होते हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो इसका मतलब जितना बड़ा फियर होगा, डिसीजन उतने फास्टर होंगे और उतना प्रीमियम आप चार्ज कर सकते हो। सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं आप। मैंने ये चीजें इनएडवर्टली करी हैं विदाउट द थॉट कि मैं एक्चुअली लॉस सेल कर रहा हूँ, बट वो चीज मेरी एक्चुअली सबसे ज्यादा बिकी है इस रीजन से, एंड वो सबसे ज्यादा मार्जिन पे भी बिकी है। तो अभी तक आप इसको शायद अनजाने में कर रहे थे, अब आपको ये समझ में आ गई है स्ट्रैटेजी का, और इसको जब जान के पूरा प्लानिंग और पूरे स्ट्रक्चर के साथ करोगे तो किस लेवल की ग्रोथ पॉसिबल है प्लान बहुत ज्यादा करके। डिफरेंस होगा सर, पहले तुक्के में हुआ है, अब तो खैर स्ट्रैटेजी बना के एक एक प्रोडक्ट पे किया जा सकता है, ऐसा लग रहा Actually, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नया बिजनेस है या पुराना एस्टैब्लिश बिजनेस है। तो जो आज का टॉपिक था कि मैंने नया बिजनेस स्टार्ट करा है, मेरे को सेल नहीं आ रही, तो इसका मतलब कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं थी आपकी इन द फर्स्ट प्लेस। आपको सिर्फ प्रोडक्ट आता था बनाना, या आपने प्रोडक्ट बना करके अपने पास रख लिया। सेल्स की या मार्केटिंग की कोई स्ट्रैटेजी के ऊपर तो बात ही नहीं है। ये सब एब्सोल्युटली। इन द मीनवाइल मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं अपना कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है अभी तक तो, जहाँ पर मैं सारे वीडियो, सारी स्ट्रैटेजी, सारे थॉट, सारे आइडियाज जो है मैं वहाँ पर रेगुलरली शेयर करता रहता हूँ। All right, so with that note, thank you so much, and I'll see you next Saturday. Bye bye. Take care and है। shop. Meanwhile, keep shop open.